माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की ये पहली वीडियो है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये कोर्स जो है, ये मेनली बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एबीसी से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके चलेंगे। इस कोर्स की पहली वीडियो में आज हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो इसकी इंपॉर्टेंस है और इसकी यूज़ है, और बाकी इसका जो ये सारा जो लेआउट है जो आपको इधर नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं उसको आज हम पहली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है कि इसकी इंपॉर्टेंस और इसका यूज़ क्या है एमएस एक्सेल का। देखिए, एमएस एक्सेल का जो मेनली जो यूज़ है वो है डेटा एंट्री का। इसमें आप किसी भी किस्म के डाटा को एंटर कर सकते हैं, और दूसरा है उस डाटा को सिर्फ एंट्री के बाद आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज लगा सकते हैं, और उसको आप फिर मुख्तलिफ तरीके से आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, जिसमें मेनली सबसे अच्छी जो फॉर्म होती है वो होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो आप इसमें डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स बना सकते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम्स, टेस्ट की प्रॉब्लम्स को इसमें सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें आप मुख्तलिफ किस्म का जो रिकॉर्ड है, जैसे कि कुछ सेल एंड परचेज का रिकॉर्ड है, किसी के पास स्टोर है, किसी को कुछ स्कूल है तो स्कूल का डाटा रख सकते हैं, कोई टीचर है तो अपनी क्लास का डाटा भी उसमें बना सकता है, किसी भी किस्म का आपका जो ऑफिस वर्क है उसमें आप उसका डाटा जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप इसकी जॉब्स के बारे में देखा जाए तो फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है उसमें इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं, जो आप घर बैठ के जो है वो काम कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन जो जॉब्स हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी अक्सर जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की आपने देखा होगा जॉब्स आती जाती हैं, तो उसमें भी मेनली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज़ किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंस और यूज़ के बाद जो आज हमने इस पहले लेसन में जो डिस्कस करना है वो इसका लेआउट को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसमें आप ऊपर देखें तो आपको ये डिफरेंट किस्म के टैब्स नज़र आ रहे हैं। एक होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है। इन सारे टैब्स को जो है हम बारी बारी जो है अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम इस होम टैब पे रहेंगे। होम टैब में अगर आप देखें तो नीचे आएँ तो आपको ये एक नेम बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें J12 लिखा आ रहा है। अब ये J12 क्या चीज़ है, या ये नेम बॉक्स में क्या होता है? नेम बॉक्स में दरअसल ये जो एक सेल सेलेक्ट किया जाता है एक्सेल के अंदर, जो ये आपको डिफरेंट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इस एक बॉक्स को सेल कहा जाता है जो मैंने इधर लिखा भी हुआ है। अब इस सेल का एक नेम होता है, जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है, इसका नाम आ रहा है E5। अब ये E5 इसका नाम कैसे रखा गया है, वो इस तरह रखा गया है कि ई जो है इसमें जो है कॉलम है, जैसे कि मैंने एरो से शो किया गया है, जो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो डायरेक्शन आ रही है, इसमें इसको हम कहते हैं कॉलम है, और जो लेफ़्ट से राइट जो हमारी डायरेक्शन जा रही है बॉक्सेस की या सेल्स की, उसको हम रो कहा जाता है। अब ये जो मैंने सेल सेलेक्ट किया गया है, इसकी जो मुझे इधर नेम बॉक्स में इसका नेम शो हो रहा है वो है E5। अब E5 इसका क्या है, E5 से मुराद है ई इसका कॉलम है और 5 इसकी रो है। सो इस तरह इस सेल का नाम हो जाएगा E5। ऊपर ABCDEFGH जो ये आपको नज़र आ रहे हैं ये है कॉलम नेम्स, और ये जो 1 2 3 4 5 है ये है रोज़ का नंबर। तो इस तरह आप किसी भी सेल को अगर आपने लोकेट करना, जैसे इससे जो निचला सेल है इसकी आपको देखें तो इसका आ रहा है E6, ई कॉलम और 6 नंबर पे उसकी रो है। तो इस तरह आप किसी भी सेल को लोकेट कर सकते हैं, और ये है नेम बॉक्स। इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है फार्मूला बॉक्स। आप इसमें कोई भी फार्मूला जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो ये रो हो गई, कॉलम हो गया, सेल का आपको पता चल गया कि सेल का जो नंबर दिया जाता है वो किस तरह दिया जाता है, कॉलम और रो के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अब आप नीचे आए तो आपको ये शीट 1 नज़र आ रही है और आगे प्लस का साइन नज़र आ रहा है। शीट 1 है, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो मैथ्स की जो पहले जो है वो नोटबुक्स होती थी उसके ऊपर बॉक्सेस बने होते थे, तो आप समझ सकते हैं, आप ये समझ लें कि ये उसका एक पेपर है। एक पेपर है, जब आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप दूसरे पेपर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये एक शीट 1 है। तो दूसरे पे जाने के लिए नीचे ये प्लस का साइन ऐड करें, प्लस के साइन पे क्लिक करें अगर आप, न्यू शीट जिधर आ रही है, तो ये देखिए ये शीट 2 जो है ये ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप डिफरेंट जो है शीट 3 भी ऐड कर सकते हैं, और जिस शीट पे वापस जाना हो तो उस शीट के ऊपर जाके क्लिक करें तो वो शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये आपने मेनली जो आपको नज़र आ रहा है ये आज की मेन जो है वो लेसन 1 था। जो लेसन 2 है उसके इसके अलावा एक और भी चीज़ आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब ये कॉलम है और ये रो है, अब हम इसमें ये जो सेल है इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये कॉलम के ऊपर जाएँ तो ये देखें, तो हम उसकी कॉलम की जो विड्थ है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और इधर जो रो है उसकी भी हम हाइट चेंज कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंगली जब जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब आज की इस जो है वीडियो में मैं आपको एक सैम्पल टेबल भी बना के दिखाता हूँ कि किस तरह हम एक्सेल को यूज़ किया जाता है। बाद में हम सीखेंगे भी डिफरेंट ऑपरेशंस। जैसे कि मैं क्लास का एक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि जो हमारे नेम है स्टूडेंट का, ये उसका आ जाएगा जी रोल नंबर है, और ये है उसके मार्क्स। नेम उसका आ गया, स्टूडेंट है उसका नाम है अली है, ए का नाम है अहमद, और ए का नाम आ गया सलमा। इसका रोल नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका
3 है, इसके मार्क्स आ जाएंगे 90, 95 और 65। तो इसको आप इसका ये इधर से ऊपर होम टैब में जाके ये बॉटम बॉर्डर यानी बॉर्डर की ऑप्शन आ रही है, इधर से आप जाके इसको बॉर्डर भी, ये ऐसे ही आपको जनरल सा सैम्पल सा टेबल बना के दिखाया कि इस तरह एक्सेल के अंदर जो हम टेबल बना सकते हैं। बिल्कुल बिगिनिंग एक आप समझ लें, एक स्टार्टिंग सा जो है वो सैम्पल टेबल आपको बना के दिखाया। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट किस्म का भी और काफ़ी क्रिटिकल किस्म का भी हम इसमें काम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें अब जो होम टैब के अंदर ये आपको सारा जो ये फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, ये सारी जो फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट है, आगे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, ये सारी वीडियोस को हम जो है इन सारी चीज़ों को हम अगले जो है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। होम टैब को यानी कि हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो था, लेसन था, वो सिर्फ यही था जिसमें हमने टैब्स बताया कौन कौन से टैब्स हैं और इसकी इंपॉर्टेंस और इसका यूज़ क्या है, रोज़ और कॉलम क्या होते हैं, और किसी भी सेल का जो एक नंबर है वो किस तरह जो है वो एक्सेल में डिसाइड किया जाता है। और एंड पे आपको एक सैम्पल जो है टेबल भी बना के दिखाया है, शीट्स हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन नंबर 1। मज़ीद लेसन जो है वो इसके डेली बेसिस पे आते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज की ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें हम फ़ॉन्ट टाइप, साइज़ एंड कलर डिस्कस करेंगे, फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन किस तरह यूज़ की जाती है, ऑटोमेटिक नंबरिंग हम एक्सेल में किस तरह यूज़ करते हैं, शीट का नेम कैसे चेंज किया जाता है, और एंड पे हम एक एग्जाम्पल टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट के टाइप, साइज़ एंड कलर। इसके लिए मैंने एक सैम्पल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। इसका अगर हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप ये देखें, इधर ऑप्शन आ रही है जो कि पहले से फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है वो कैलिबरी। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कोई सा भी फ़ॉन्ट, एरियल है, इसको हमने इधर से सिलेक्ट करेंगे तो फ़ॉन्ट टाइप चेंज हो जाएगी। उसका साइज़ चेंज करने के लिए जो ऑलरेडी साइज़ है वो है 12 है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी ईज़िली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है अपने वर्ड को बोल्ड करना चाहें तो ये बी जो है यहाँ से बोल्ड हो जाता है, उसके साथ जो है आई यहाँ से आप इटैलिक्स में लिख सकते हैं, और साथ जो यू है जिसके नीचे अंडरलाइन है यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है ये फ़ॉन्ट की डिफरेंट ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट का कलर अगर आपने चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने की ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई सा भी कलर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट का कलर वही रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड सेल है, सेल का कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वो जो सेल जिसका कलर चेंज करना है आपने उनको सेलेक्ट करना है, और ये फ़ॉन्ट कलर के साथ जो ऑप्शन है फिल कलर की, इसमें जाना है। इसमें से भी जो सा भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा, और जबकि फ़ॉन्ट का कलर जो है वो पुराने वाला ही सेम रहेगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में अगर आप देखें, इसके लिए मैं ये सेल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। आप ये देखें, ये इसके ऊपर में ये है टॉप अलाइनमेंट। जब मैं इस टॉप अलाइनमेंट पे सिलेक्ट करूँगा तो जो रैप टेक्स्ट जो इधर लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये देखें, ये ऊपर मूव किया है, सेंटर में आएगा तो ये सेल के सेंटर में अलाइन हो जाएगा, और यहाँ से इसके ये सेल के बॉटम में अलाइन हो जाएगा। ये आप अपने जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये सेंटर में यूज़ होता है। इसके जो नीचे जो ऑप्शन 3 नज़र आ रही हैं ये भी अलाइनमेंट के हैं। इसके सेल में हमने इसको टेक्स्ट को कहाँ अलाइन करना है, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। इधर से हम जाएंगे तो ये सेल के राइट पे अलाइन हो जाएगा, और यहाँ से ये लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा, और यहाँ से दोबारा सेंटर में हम इसको ला सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। आप इधर देखें, अब ये ऑप्शन नज़र आ रही है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में ये होता है कि अगर आपने सेल को किसी भी वो टेक्स्ट को किसी भी एंगल के ऊपर ओरिएंट करना हो, किसी भी एंगल पे लिखना हो, तो आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 जो है ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं किसी एंगल पे लिखना चाहता हूँ तो आपने इसको सेलेक्ट कर लें। ये देखें, जैसे एंगल क्लॉकवाइज है, ये एंगल आ रहा है क्लॉकवाइज, तो आप ये देखें ये 1 जो है ये क्लॉकवाइज एक एंगल पे लिखा गया। अगर मैं इसको अपनी मर्ज़ी के किसी एंगल यानी 30 एंगल 50 डिग्रीज के एंगल पे लिखना चाहूँ तो इधर से आपने फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे चले जाना, और इधर साइड पे आपको शो रहा है ये डिग्रीज में ये एंगल। तो यहाँ आप जोन सा भी एंगल लिखेंगे 30 डिग्री अगर आप एंगल लिखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो 30 डिग्रीज के एंगल पे लिखा जाएगा। अगर आप इसको दोबारा नॉर्मल लाना चाहते हैं तो वो होता है 0 डिग्री का एंगल। आप दोबारा यहाँ पे जाएँ, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएँ, और इसको अगर हम 0 कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो दोबारा जो है वो 0 डिग्री के एंगल यानी कि नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने टेबल को किसी भी तरह आप शो करने के लिए, अपने टेक्स्ट को शो करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये जो नीचे भी 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं, इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट, ये भी अगर आप अपने टेक्स्ट को अपने सेल में के अंदर मूव करना चाहें उसी के लिए यूज़ होती हैं। जैसे मैं ये देखें, ये सेल जो है वो रैप टेक्स्ट जो है ये मूव हो रहा है, इनको जब मैं क्लिक कर रहा हूँ
तो इस तरह ये दोनों ऑप्शंस भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगले जो हमने यूज़ करना है ऑप्शन वो है रैप टेक्स्ट को समझना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर रिमूव करता हूँ ताकि ये ठीक तरीके से नज़र आ जाए। इधर से नो फिल में जाए तो आपका कलर जो है वो रिमूव हो जाता है। रैप टेक्स्ट में ये होता है कि अगर आप इस कंप्लीट टेक्स्ट को एक सिंगल सेल के अंदर रैप करना चाहें तो आप इसको एक सेल के अंदर रैप कर सकते हैं। वो किस तरह होगा कि आपने इस सेल के अंदर रैप करना है, इस सारे टेक्स्ट को, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है और रैप टेक्स्ट में चले जाना है। तो आपका जो सारा जो टेक्स्ट है वो एक सेल के अंदर जो है वो रैप हो गया है। जो पहले 3 से 4 सेल्स के अंदर था वो अब एक सेल के अंदर रैप हो गया। अगर आप इसको दोबारा से ख़त्म करना चाहें तो रैप टेक्स्ट, तो इसको सेलेक्ट करें, रैप टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करें तो आपका दोबारा जो है वो टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। ये रैप टेक्स्ट का यूज़ है कि आप एक सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को अगर रैप करना चाहें। अगली ऑप्शन होती है मर्ज एंड सेंटर की। मर्ज एंड सेंटर में ये होता है, अब जैसे ये हमारा टेक्स्ट जो है ये 3 सेल्स में लिखा हुआ है, इसको मैं अगर इन तीनों सेल को मिला के एक सिंगल सेल बनाना चाहूँ तो उसके लिए मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन यूज़ होती है। उसके लिए मैं ये करूँगा कि इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा तो अब आप ये देखें कि ये सिंगल सेल हो गया। पहले जैसे ये 1 2 3 सेल्स थे, अब उसकी जगह पे ये सिंगल सेल बन गया है मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन से। इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें तो ये देखें 3 सेल्स के अंदर दोबारा हमारा जो टेक्स्ट है वो डिवाइड हो गया है। रैप टेक्स्ट से ये होता है कि वो एक सिंगल टेक्स्ट में रैप हो जाता है, जिस तरह ये हुआ था, अनरैप भी कर दिया, और मर्ज एंड सेंटर से तीनों सेल्स कंबाइन होके एक सिंगल सेल जो है वो बना देते हैं। ऑटोमेटिक नंबरिंग, ऑटोमेटिक नंबरिंग में ये होता है अगर हमने कोई लिस्ट बनानी है और हमने नंबरिंग लिखनी है 1 2 3 4, तो ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है। ऑटोमेटिक नंबरिंग के थ्रू ये होता है कि 1 2 अगर मैंने बस लिखा है तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट पे जो सेल के बॉटम पे जाना है तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब मैंने अपने माउस के जो है लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है और इसको नीचे ड्रैग करना है तो आप देखें ये नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जितना भी आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये नंबरिंग 1 सेकंड के अंदर हो जाएगी। तो इस तरह हम ऑटोमेटिक नंबरिंग के थ्रू हम इजीली जो भी लंबी लिस्ट हम नंबर्स की बना सकते हैं। एंड पे हमने चेंज शीट नेम, शीट का नेम को चेंज करने के लिए हमने उस शीट पे जाना है। ये शीट 2 जैसे लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ लेसन 2 में। इसको मैंने सेलेक्ट किया, रीनेम पे गया, रीनेम पे जाके मैंने इधर लिख दिया लेसन 2, तो ये मेरी शीट का जो नेम है ये चेंज होके अब हो जाएगा लेसन 2 का। एग्जाम्पल टेबल अगर हमने एंड पे बनाना है, एग्जाम्पल टेबल के लिए हम जो है कोई भी क्लास का एक टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ जो कि है क्लास रिज़ल्ट। क्लास रिज़ल्ट, अब ये 2 सेल्स पे आ रहा है, इनको मैंने इकट्ठा किया 3 4 सेल्स को, मर्ज एंड सेंटर किया, इसको बोल्ड कर लिया क्योंकि ये हेडिंग है तो ये मर्ज एंड सेंटर से ये उसकी मेन हेडिंग बन गई। इधर मैं रोल नंबर लिख सकता हूँ, स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम जो है वो 2 सेल्स में जा रहा है, इसको मैंने एक सेल में करने के लिए रैप टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ की जा सकती है, तो ये स्टूडेंट नेम आ जाएगा। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो अगर हमने इधर लिखने हैं तो ये रैप टेक्स्ट के थ्रू वो भी एक सेल में आ जाएगा। रोल नंबर अगर हमने लिखना चाहते हैं, लिस्ट रोल नंबर की बनाना चाहते हैं, तो उसी के लिए हम ऑटोमेटिक नंबरिंग की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो हम नंबरिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। और इन सब को अगर हमने सेंटर में करना है तो यहाँ से हम इस सब को सेंटर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम इस सारी जो है वो ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये था आज का लेसन नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज ये तीसरी वीडियो है। इस कोर्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें है कि हम किस तरह नई रो को इंसर्ट कर सकते हैं। किसी रो को अगर हमने डिलीट करना हो तो वो हम किस तरह डिलीट करेंगे, किसी रो को हाइड करना हो तो वो हम किस तरह हाइड कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई एक न्यू कॉलम भी ऐड कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत हो, कोई अनवांटेड कॉलम हो उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और काफ़ी मरतबा हमें कॉलम को हाइड भी करना पड़ता है तो हम कॉलम हाइड भी कर सकते हैं। एंड पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फार्मूलाज जो हैं वो किस तरह लिखते हैं, यानी कि फार्मूला लिखने का एक उसमें खास फॉर्मेट होता है, वो हम किस तरह लिखते हैं। तो हम फार्मूलाज को भी आज से हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रो हम किस तरह नई इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैंने ये 1 और 2 जो है ये इधर लिखा हुआ है और मैं कोई एक डाटा एंट्री भूल गया हूँ और जो कि इस 1 और 2 के दरमियान में एक डेटा जो है वो आना था। तो अब उसका एक ये तरीका है कि मैं इस सारे जो डाटा को डिलीट करूं और दोबारा से जो है वो लिखना स्टार्ट करूं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें ये
जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक नई यहाँ पे ब्लैंक रो इंसर्ट करा सकते हैं। तो वो इस तरह है कि आपने अगर इस जगह पे अगर आपने नई रो इंसर्ट करानी है तो आप इस साइड पे अपना जो है वो माउस का कर्सर लेके जाएं, राइट क्लिक करें तो आपको इधर जो है वो नीचे ऑप्शन नज़र आ रही है इंसर्ट की। इंसर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी इधर एक ब्लैंक नई जो है वो रो जो है ये ऐड हो गई है। इसमें आप अगर कोई भी मिसिंग डाटा जो था आपका अगर आप लिखना चाहें तो आप वो मिसिंग डाटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम नई रो को इंसर्ट करा सकते हैं। अब दूसरा हमने जो देखना था वो है डिलीट रनिंग रो। कोई एक डिलीट आपने रो करनी है तो आप उसको ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो सी रो को आपने डिलीट करना है उस रो को, ये अगर थर्ड नंबर वाली रो को डिलीट करना है इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ये डिलीट की ऑप्शन आ रही है, तो वो रो जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। थर्ड पे है अगर हमने किसी रो को हाइड करना हो। हाइड का ज़्यादातर फंक्शन जो है तब यूज़ होता है कोई फॉर्मूला का, जब हम एक टेबल बनाते हैं तो उसमें जो कुछ जो है कैलकुलेशंस वाली जो रोज़ या कॉलम्स होती हैं उसको हम हाइड कर देते हैं, और जब सिर्फ मेन कैलकुलेशंस वाले कॉलम्स होते हैं या रोज़ होती हैं उनको शो किया जाता है। तो इसको हाइड करने का तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं इस रो को हाइड करना चाहता हूँ तो मैंने इस रो पे जाना है, राइट क्लिक करना है और ये आप देखें सेकंड लास्ट पे ऑप्शन आ रही है हाइड की, तो मैंने इसको हाइड कर देना। तो आप देखें आपको वो जो रो जो है वो इधर मौजूद है बैक एंड पे, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह ये रो हाइड हो गई है। अगर मैंने इस रो को अनहाइड करना है तो वो उस रो पे आपने जाना है, राइट क्लिक करें आप, रो पे जाके राइट क्लिक करना है और नीचे अनहाइड की ऑप्शन आ रही है, वहाँ से आपने अनहाइड कर देना, तो वो रो आपको जो हाइड थी वो अब शो होने लग गई है। यही तीन जो फंक्शंस हैं हम यानी इंसर्ट, डिलीट और हाइड के, हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। वो इस तरह के, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, इसको यहाँ मैं आपको, ये ए है, ये सी और ये डी, ये तीन कॉलम्स हैं। ए और सी के दरमियान अगर मैं एक नया कॉलम बी जो है वो इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है बी का, राइट क्लिक करूँगा इंसर्ट की ऑप्शन पे और यहाँ पे आप जो है एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट करा लेंगे। अगर आपने ये कॉलम जो है वो डिलीट करना है, राइट क्लिक करें और डिलीट की ऑप्शन से उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये वाला कॉलम हाइड करना चाहते हैं अगर आप, तो उस कॉलम पे जाएं, राइट क्लिक करें और ये हाइड की ऑप्शन से आपका कॉलम जो है ये हाइड भी हो जाएगा। अनहाइड के लिए उसी तरह अनहाइड की ऑप्शन आएगी, उसी क्लिक करेंगे अनहाइड की ऑप्शन आएगी तो ये वो वाला कॉलम जो है वो आपका अनहाइड भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को या रो को हाइड भी करवा सकते हैं और अनहाइड भी करवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट आज हमने डिस्कस करनी थी वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सिर्फ डेटा एंट्री के लिए यूज़ नहीं होता, इसमें हम डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। एनालाइज में के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज जो है वो यूज़ हो सकते हैं। आज सिंपल सा एक फार्मूला हम डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें फार्मूला लिखने का मेथड क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये कॉलम है ए, इसमें मैं एक वैल्यू है मेरी 2 है, सी की वैल्यू है 3 और मैं ये चाहता हूँ कि इस डी कॉलम के अंदर, इसको सेंटर कर लेते हैं, इस डी कॉलम के अंदर इन दोनों का प्लस करके इधर आंसर आ जाए। एक तो तरीका यह है कि मुझे 2 और 3 पता है, 5 होते हैं तो मैं इधर 5 लिख दूँ, लेकिन इसका ये है कि अगर इधर 4 हो जाता है तो मुझे बार बार इधर जो है वो चेंज करना पड़ेगा मैनुअली। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे एक सम का फार्मूला लिखना है तो वो किस तरह होगा कि मैंने जिस सेल के अंदर फार्मूला लिखना होता है उसको सिलेक्ट किया, ये होता है फार्मूला बार, फार्मूला बार में गए। फार्मूला लिखने का एक्सेल में जो मेथड है वो ये है कि आपने इक्वल से हमेशा सारे फार्मूला स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आपने इक्वल का साइड जो है वो यहाँ पे डालना है, उसके बाद अब आप ब्रैकेट डालें। अब आप ये चाहते हैं कि आप ये वाला सेल और ये वाले सेल को आपने ऐड करना है और उसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो जो सा आपने पहले सेल जो है वो यूज़ करना है वो ये है 2 वाला, इस सेल को ऐड किया। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों को प्लस हो तो ये प्लस का साइन लिखा हमने। अब दूसरा जो है इसमें प्लस हमने ये वाला सेल करना है, ये वाले सेल को क्लिक किया। अब क्योंकि हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, हमने इन दोनों को ही ऐड करना था तो हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने से अब आप देखें कि आपका जो आंसर है 2 + 4 6 जो है वो इस सेल में, जिसमें हमने ये वाला फार्मूला जिसको मैंने सेलेक्ट किया तो ऊपर फार्मूला बार में शो है कि मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है E2 + F2। E2 क्या है? E2 है ये वाला सेल, E कॉलम और सेकंड रो, और F2 है F कॉलम और सेकंड रो। यानी कि E2 और F2 को जो ऐड करके आंसर आएगा वो इधर G2 जो है सेल उसमें लिख दिया जाएगा। अब ये मैंने यहाँ पे फार्मूला जो है वो लग गया है, अब ये परमानेंट फार्मूला हो गया इस शीट के लिए। अब जब भी मैं इन दोनों में
अगर ए की जगह पे मैं 3 भी कर दूंगा तो 3 + 4 = 7। वो ऑटोमेटिकली आप फार्मूला इन दो सेल्स के अंदर जो सी भी वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे वो उनको ऐड करता हुआ यहाँ पे अपडेट करता जाएगा। ये बेसिक सा फार्मूला आज मैंने आपको बताया कि फार्मूला लिखने का जो इसमें मेथड है वो सिखाने के लिए कि इक्वल से हमेशा हमने स्टार्ट करना है और जिन जिन सेल्स पे जो सा फंक्शन जो है हमने ऑपरेट करवाना चाहते हैं उन सेल्स को हमने फार्मूला में सिलेक्ट करना है। दरमियान में जो भी हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई है वो हम यूज़ करेंगे, उसका साइन यूज़ करेंगे, तो हमारा जो है वो फार्मूला जो है वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक सम के फंक्शन का एक और भी फार्मूला जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमें देता है। उसमें ये है कि हम अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस फार्मूला सम का ही लगाना चाहता हूँ तो इक्वल का साइन सबसे पहले डालेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऑलरेडी बिल्ट इन फार्मूला है जिसे सम कहते हैं, SUM सम लिखेंगे आप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये देखें आपको शो कर रहा है नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 3 जितने भी नंबर्स हैं। आप अब आपके पास इधर 2 नंबर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है। आपने इन दोनों जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेना। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर किया, तो आपके पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। एक जो पहले मैंने आपको मेथड बताया जिसमें प्लस का साइन डाल के आपने प्लस किया, और दूसरा ये आप सम का जो है वो ऑलरेडी बिल्ट इन फार्मूला जो है एक्सेल का, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप एडिशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दो मेथड थे ऐड करने के, एडिशन के। तो जो अब नेक्स्ट जो है वो लेसन होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस कोर्स का, उसमें हम फार्मूलाज को मज़ीद डिटेल से देखेंगे, इस सम के फार्मूला को भी मज़ीद डिटेल से देखेंगे, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन कैसे की जाती है और इन फार्मूलाज का टेबल के अंदर यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पे ये फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो अब हम नेक्स्ट जो है वो इस लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज की ये चौथी क्लास है, जिसके टास्क में आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन। आज हमने सीखनी है सम फार्मूला की, सब्ट्रैक्शन फार्मूला की, मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है, डिवीजन किस तरह इसमें यूज़ की जाती है। और उसके लिए इंसानों को समझने के लिए, एप्लीकेशन को समझने के लिए मैंने एक सैम्पल जो है वो टेबल पहले से बना के रखा हुआ है ताकि जो है वो टाइम जो है वो बच सके। एक ही क्लास रिज़ल्ट का जो है वो टेबल जो है वो मैंने बनाया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि पहला जो है वो कॉलम जो है वो रोल नंबर्स का है। ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखे हुए हैं जो कि ऑटोमेटिक नंबरिंग, जो कि मैं पहले लेसन 2 में बता चुका हूँ, उस तरह उसको यूज़ करते हुए या नंबरिंग लिखी गई है। स्टूडेंट का नेम आ गया, फिर ये सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हैं जो कि इधर 100 में बोल्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, और उससे नीचे जो है ये सारे ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हर स्टूडेंट ने हासिल किए हैं। जैसे ये स्टूडेंट ए है, ये उसके सारे मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में। इसमें आप टेबल को देखें तो ये ऊपर सब्जेक्ट्स, ये जो नीचे ये 6 से 7 जो हैं वो कॉलम्स हैं, इनके ऊपर एक सिंगल हेडिंग सब्जेक्ट देने के लिए मर्ज एंड सेंटर को यूज़ किया गया। इसी तरह रिज़ल्ट जो है ये इन 2 कॉलम्स के ऊपर सिंगल हेडिंग देने के लिए मर्ज एंड सेंटर को यूज़ किया गया है। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर को एक सेल के अंदर कन्फाइन करने के लिए रैप टेक्स्ट को यूज़ किया गया है। अब हमने इसमें आज जो मेजर काम ये करना है कि किस तरह हम इस तरह की शीट जो है परमानेंटली हम बना सकते हैं। इसमें बेसिक फार्मूलाज यूज़ होंगे, हमारे सम का फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का परसेंटेज के फार्मूले में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं कि टोटल में से कितने टोटल मार्क्स हैं जिनमें से हर स्टूडेंट मार्क्स गेन करेगा। अब हर सब्जेक्ट के आप ये देखें, जैसे कि इधर मैंने 100 मार्क्स जो हैं वो गिवन है, तो इसको टोटल हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में हम ये सब कुछ फार्मूलाज के थ्रू करेंगे। सो इधर हमने टोटल मार्क्स करने हैं जिस सेल को अभी मैंने सेलेक्ट किया है। अब फार्मूलाज आप देखते जाएँ। सबसे पहले एक्सेल में जो भी फार्मूला होता है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इक्वल लिखना है आपने। अब आपने चूँकि सम करना है तो सम का फार्मूला SUM सम लिखा, स्मॉल ब्रैकेट आपने लगानी है, और जितने भी सेल्स को आपने ऐड करना है वैल्यूज़ को, वो सारे सेल्स को आपने ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। इन सारों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया और एंटर किया, तो इस तरह देखें आप टोटल मार्क्स जो है वो हमारे 700 इधर आ गए। अब सेम हमने यूज़ करना है कि हर ये जो स्टूडेंट A है, B है, इनके भी इन्होंने जितने मार्क्स लिए हैं वो इस तरह हमने इधर कैलकुलेट करने हैं। इसमें अब हम A के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। सम लिखा, A के सारे जो है वो रो को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, तो ये उसके मार्क्स आ गए 650। B के लिए भी सम का फार्मूला यूज़ किया और इस सारे को ड्रैग किया, तो मार्क्स आ गए इसके भी। अब इस तरह हम आप देखें कि अगर 100 स्टूडेंट्स हों तो हमें 100 के लिए अलग-अलग फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इससे भी एक्सेल जो है वो हमें एक जो है वो चीज़ प्रोवाइड ये करता है, आसानी हमें ये देता है
कि अब देखें हमने जो पहले तीनों सेल हैं उसके अंदर सेम फार्मूला अप्लाई किया है, सम का फार्मूला अप्लाई किया है और सेम कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया है जी से लेके एम तक, जिसे आप देख सकते हैं। यानी कि हम सेम प्लेस के ऊपर जो है वो एक सेम फार्मूला लगा रहे हैं। तो एक्सेल हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर मैं इन तीनों पहलुओं को सिलेक्ट करूँ जिसमें मैं ऑलरेडी फार्मूला लगा चुका हूँ, तो इधर और उसके जो है वो राइट साइड पे बॉटम पे लेके जाऊँ तो ये एक छोटा सा प्लस का साइन बन जाता है। इसको अगर मैं नीचे तक ड्रैग करूँ जहाँ तक मैंने वो सम का फार्मूला वही लगाना है जो पहले ऊपर लगा चुका हूँ, तो मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा तो आप ये देखें ये सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिए हैं, क्योंकि एक्सेल ने समझ लिया था कि पहले 2-3 मरतबा फार्मूलाज लगाने से कि मैं इस फॉर्मेट में फार्मूलाज लगा रहा हूँ, इन सेल्स पे लगा रहा हूँ, तो जब मैं उसे ड्रैग करूँगा तो वही कॉलम्स में फार्मूला जो है वो एक्सेल जो है वो खुद ही से लगा देगा। अब जैसे ये एक ई के मार्क्स हैं तो आप ये देखें जिनको मैंने कैलकुलेट करना था वो सारी रो को एक्सेल ने ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो कर दिया था। तो इस तरह जो है ये एक्सेल हमें ये अपॉर्चुनिटी। अब हमने इनकी कैलकुलेट करनी है परसेंटेज। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो तो परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, वो तो 100% ही होगी। अब हमने स्टूडेंट ए की जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब परसेंटेज का जो हमें फार्मूला होता है वो ये होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स जो स्टूडेंट के हैं 615 और टोटल मार्क्स हैं 700, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम ये फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे, इक्वल ब्रैकेट लगाई, ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर जो आता है हमारा ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स है 615, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन, डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स जो कि हैं 700, ये हमारी एक फ्रैक्शन बन जाएगी, इसको किया क्लोज और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई के साइन से, ये मल्टीप्लाई का साइन है 100 से, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये स्टूडेंट की परसेंटेज आ गई 87.9%। इसी तरह अगले के लिए भी इसी तरह करेंगे, इक्वल का साइन, ब्रैकेट, ऑब्टेन मार्क्स हैं इसके 551, डिवाइड करेंगे ये टोटल मार्क्स का जो था ये वाला 700, इस सेल को करेंगे, चूज़ किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसकी भी परसेंटेज आ गई। अब क्योंकि हम ये हो गया। अब आप ये देखें कि इस फॉर्मूले में हमारा जो ये जो वाला जो सेल है जो कि सेल है N8 जो रेड कलर से शो रहा है, ये हमारा हर फार्मूले के अंदर जो है ये कॉमन सेल रहना है। जो ऊपर वाला बट्टे के ऊपर वाला जो सेल है ये चेंज होता जाना है, जबकि नीचे वाला जो सेल है उसने कॉमन रहना है, तो उस कॉमन रहना है। तो इसके लिए अब एक्सेल हमें कि ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम इस सेल को फार्मूला के अंदर फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने की इस तरह कर सकते हैं कि ये N8 को हमने फिक्स करना है, तो N से पहले भी ये डॉलर का साइन और 8 पे भी डॉलर का साइन जो है ये इधर लगा देते हैं, डॉलर का साइन। इससे हमारी जो है सेल जो है वो फिक्स हो जाता है। अब हर फार्मूले के जो नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में यही सेल जो है वो यूज़ होगा, तो इसको हमने इधर कर दिया, फिक्स कर दिया। अब हम ड्रैग इसको जब करेंगे नीचे की तरफ तो ये एक्सेल जो है ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज आप देखें कैलकुलेट करता जाएगा। हर फार्मूले के जो है बटे के ऊपर वाला आप देखें कि वो सेल चेंज होता जाएगा, लेकिन उसके जो नीचे है बटे के नीचे जो है वो N8 जो सेल है वो हमारा फिक्स हो जाएगा। फिक्स करने का आपको तरीका बता दिया है कि आपने डॉलर का साइन जो है वो यूज़ करना है। तो इस तरह अब एक्सेल ने जो है वो हर स्टूडेंट की परसेंटेज भी कैलकुलेट कर दी है। तो इस तरह अब आप देखें कि हम सम का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला देख लिया हमने, डिवीजन का फार्मूला जो है ये इस तरह हमने देख लिया, सेल को एक स्पेसिफिक सेल को अगर हमने फिक्स करना हो किसी फार्मूले के अंदर वो किस तरह किया जा सकता है। आज के लिए जो है था वो लेक्चर सिर्फ इतना सा था जिसमें हमने फार्मूलाज की एप्लीकेशन देखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ इन चीज़ों को देखा जाएगा और एक्सेल में ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं उसका भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 5वीं क्लास है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स इन MS एक्सेल और फिर सैम्पल ग्राफ भी एक हम बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो सबसे बड़ी जो है फ़ीचर है, इंपॉर्टेंट फ़ीचर, वो ये है कि इसमें ना सिर्फ हम डेटा को एंटर कर सकते हैं बल्कि डाटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और डाटा को प्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है ग्राफिकल फॉर्मेट। तो ग्राफ बनाने के लिए होम टैब के साथ आप देखें इंसर्ट टैब की ऑप्शन होती है। आपने इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे आप राइट साइड में मूव करें तो सेंटर में चार्ट्स की ऑप्शन है। चार्ट्स में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो चार्ट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, रेडार चार्ट है, लाइन चार्ट है, ये एरिया चार्ट है,
कॉम्बो है, पाई चार्ट और स्कैटर चार्ट। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो ये स्कैटर है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट, ये मेनली यूज़ होते हैं, लेकिन बाकी चार्ट्स भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ किए जाते हैं। तो डाटा जो है वो पहले से मैंने लिख लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ईयर्स और सैलरी का डाटा जो है ये यहाँ पे लिखा जा चुका है, यानी डाटा एंट्री का जो एक काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब हमने इसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हम ये स्कैटर चार्ट जो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें से हम ये जो सेकंड लास्ट जो ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको हम यूज़ करते हुए चार्ट बनाएंगे। चार्ट को हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ये पहले से कोई डाटा जो है ये यहाँ से रफली सिलेक्ट करके हमें दे रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमने जो है ये नया डेटा जो हमने यूज़ करना है, इसको सिलेक्ट करते हुए हमने ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट डेटा की ऑप्शन आ रही है। सिलेक्ट डेटा में जाना है और इधर हमने चले जाना है ऐड में। ये पहले से इसको हम डिलीट कर देते हैं, कोई सीरीज़ जो है इसको हमने रिमूव कर दिया सीरीज़ को। ऐड में जाना है हमने, सीरीज़ का नेम आप जो भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें ईयर वर्सेस सैलरी। अब ये हमें पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस में हमने कौन सी वैल्यू रखनी है। एक्स एक्सिस पे देखें हमने ये ईयर्स की वैल्यू जो है ये सिलेक्ट करनी है, तो इधर से हम ये सारी वैल्यूज़ को ड्रैग करके ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह अब ये वाई वैल्यूज़ को हमने सिलेक्ट करना है, तो वाई वैल्यूज़ भी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं जिसको हमने पहला डाटा एंटर किया हुआ है वो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये ओके की ऑप्शन है, ओके करेंगे तो ये हमारी ये देखें ये वाली जो सीरीज़ है वो ईयर वर्सेस सैलरी यहाँ पे ऐड हो गई है। यहाँ पे ओके किया तो अब ये देखें ये ग्राफ जो है एक्सेल ने हमें ईयर्स और सैलरी के दरमियान बना के दे दिया है, जिसमें एक्स एक्सिस पे ईयर्स हैं और वाई एक्सिस पे सैलरी लिखी गई है। अब अभी हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेट जो है वो थोड़ा बेहतर बनाएंगे। नीचे एक्स एक्सिस पे देखें इसने 2008, 2010, 2012 दो ईयर्स का गैप दिया गया है, और वाई एक्सिस पे 10,000, 20,000, 30,000, 10,000 का गैप दिया गया है। जबकि आप अगर देखें हमारे डाटा में जो ईयर्स हैं उसमें एक ईयर का गैप है और सैलरी में 5,000 का गैप है। तो ये गैप को किस तरह एडजस्ट करते हैं, एक्स एक्सिस पे जाना है आपने, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ये फॉर्मेट एक्सिस की ऑप्शन आ रही है, इस पर आप चले जाएं। फॉर्मेट एक्सिस में आपको सबसे पहले बाउंड्स और यूनिट्स। बाउंड्स में आपने मिनिमम वैल्यू एंटर करनी है जहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली 2008 सेलेक्ट कर ली थी, हमारी वैल्यू 2010 से स्टार्ट हो रही है, तो अब इधर हम 2010 लिख देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2020 तक जा रहे हैं, तो हम 2020 लिख देंगे। अब ये है वो मेजर यूनिट्स जो कि गैप को शो करता है। 2010 के बाद 2012 लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 1 यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए, तो हम इसको मेजर को 1 कर देते हैं। माइनर की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंट्रीज अगर हों तो हमारा तब ये यूज़ होता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के फॉर्मेट जो है ये मुकम्मल हो गया। अब आप देखें 2010, 2011, 2012 यानी कि एक ईयर का गैप है और 20 तक जा रहा है। इसी तरह हमने वाई एक्सिस को भी हम करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट एक्सिस पे गए, इसके बाउंड्स 0 से उसने स्टार्ट किया, इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी जो मिनिमम सैलरी है 40,000 वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम सैलरी जो हमारी जा रही है वो है 80,000 2018 में इस डाटा के मुताबिक। तो हम 80,000 जो है हम इधर टाइप कर दिया। यूनिट्स अब मेजर जो है हमें 5,000 का गैप ही चाहिए, अब उसने वो 5,000 कर दिया है। तो ये हमारी थोड़ी सी फॉर्मेशन मुकम्मल होगी। अब आप देखें इस डाटे को अगर हम थोड़ा सा ग्राफ को पढ़ना चाहें तो देखें 2010 है ईयर और सैलरी है 40,000, जो हमारे के डाटा में भी इसी तरह शो हो रही है। और हर साल जो है 5,000, 11 में 45,000, 12 में 50,000, इसी तरह जो है 2018 में आप देखें 80,000 सैलरी होगी 2018 में डाटा के मुताबिक भी, और 2019 में भी सैलरी 80,000 रही। तो आप ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और 2020 में सैलरी जो है वो कम हो गई, तो आप ये देखें लाइन जो है वो ड्रॉप हो रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, जिसका मतलब ये है कि सैलरी जो 80,000 थी वो अब आके 70,000 हो गई है 2020 में। तो इस तरह हम ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने किसी भी डेटे को, जो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है किसी के लिए भी। आज का लेक्चर सिर्फ इतना सा था जिसमें हमने बेसिक के ग्राफ को डाटा कैसे सिलेक्ट करना है, किस तरह जो है वो एक्सिस को थोड़ा सा फॉर्मेट सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मुकम्मल डिटेल से इसकी फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि किस तरह एक्सिस का टाइटल, ग्राफ का टाइटल डालना है, नीचे एक्सिस का टाइटल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो है टाइटल किस तरह जो है वो हमने इंसर्ट करना है, इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल होती है इसका, वो किस तरह सारी इसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स का 6th लेसन है आज। कल का जो 5th लेसन था उसमें हमने देखा था कि किस तरह हम डेटे को सिलेक्ट करके एक ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। ग्राफ की टाइप्स हमने स्टडी की थी। आज हम देखेंगे कि एक ग्राफ जो ये हमने कल बनाया था इसमें हम क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसके डिस्प्ले को, इसकी प्रेजेंटेशन को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, और इस चार्ट के, इस ग्राफ के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपने इस ग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये चार्ट टूल्स नज़र आ रहे हैं। चार्ट टूल में होगा एक डिज़ाइन का टैब, डिज़ाइन टैब में आपने जाना है, और लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट टैब है ऐड चार्ट एलिमेंट। ऐड चार्ट एलिमेंट में आप देखें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आ रहा है एक्सिस। एक है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा है प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस, यानी कि कौन कौन से एक्सिस आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हमने चूँकि दोनों एक्सिस डिस्प्ले करवाने हैं तो ये दोनों जो हैं इस टाइम सिलेक्टेड हैं। उसके बाद अगला जो आप देखें वो है एक्सिस का टाइटल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ में कि हमें पता हो कि हमने एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू ली है और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट की है। तो इसके लिए एक्सिस का टाइटल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये अब हम इंसर्ट कराएंगे। एक्सिस के टाइटल में गए, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो ये देखिए नीचे एक्सिस का टाइटल जो है ये लिखा आने लग गया। तो यहाँ हमने चूँकि कल के लेक्चर में आपको पता था कि एक्स एक्सिस में हमने ईयर्स जो है वो डिस्प्ले किए हुए, तो नीचे हम जो है वो लिख देंगे ईयर्स। नीचे हमारा एक्सिस का टाइटल आ गया ईयर्स। अब हमने वाई एक्सिस है, इसका जो है वो हमने टाइटल जो है वो इंसर्ट कराना है। चार्ट एलिमेंट में गए, एक्सिस का टाइटल, और यहाँ से प्राइमरी वर्टिकल जो है इसका टाइटल अब हम सेलेक्ट करेंगे। इसका जो टाइटल है, इधर हमने सैलरी थी तो SAL, तो इधर आ जाएगा सैलरी, और ब्रैकेट में लिख देते हैं रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ में। तो इस तरह अब हमारे ग्राफ से पता चल रहा है कि नीचे एक्स एक्सिस में ईयर्स हैं और वाई एक्सिस पे सैलरी है। अब इस चार्ट का भी एक टाइटल होता है जिससे इसका पता चल जाता है कि ग्राफ किस किस एलिमेंट्स के दरमियान ड्रा किया गया है। ग्राफ में उधर ही ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे, चार्ट का टाइटल आ रहा है। चार्ट का टाइटल अब ये देखें यहाँ पे, एक तो ये है कि नन, यानी आपका चार्ट का टाइटल अगर नहीं देना चाहते। दूसरी ऑप्शन है चार्ट के अबव, और तीसरा है सेंटरली ओवरले। इसमें से कोई भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी अबव चार्ट जो है ये सिलेक्ट किया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ईयरली सैलरी, कि ये ईयरली सैलरी का चार्ट जो है वो हमने बनाया है। ईयरली सैलरी का ये चार्ट हमारा डिस्प्ले हो गया। अब हमारे एक्सिस के भी टाइटल हो गए हैं, हमारा चार्ट का भी टाइटल हो गया, तो जो तकरीबन कंप्लीट हमारा ग्राफ होगा। इसके अलावा जो है इसके एलिमेंट्स हम कौन से मजीद ऐड कर सकते हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट में ही आप जाएँ तो आपको अब ये शो है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल ये होता है कि ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रही हैं चार्ट्स में, डेटा पॉइंट्स जो नज़र आ रही हैं, डेटा पॉइंट्स कहते हैं। इसके ऊपर जो है वो वैल्यू लिखी हुई भी आ जाती है, डिस्प्ले भी, कि ये डेटा पॉइंट जो है वो कौन सी वैल्यू को शो कर रहा है। तो ये भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएं, डाटा लेबल में जाएं, तो यहाँ से आप अपनी जो है वो कोई भी मर्ज़ी का डाटा लेबल जो है ये आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आप ये देखें, ये सिलेक्ट किया तो आप ये देखें इसमें आप डाटा लेबल भी शो करने लगे कि 2011 में 45,000 सैलरी है, 2012 में 50,000 है। यानी कि अगर आप इधर आप ग्राफ से करस्पॉन्डिंग ना भी देखें तो वहाँ पे डाटा लिखा हुआ आ रहा है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आपने ये इंसर्ट कराने हैं या नहीं करवाने, लेकिन ये एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो ऑप्शन मजीद है इसमें ऐड चार्ट एलिमेंट में, वो है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस भी काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होती हैं डाटा को समझने के लिए। तो उसमें अगर आप देखें, एक ये है प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए, ये जब हमने इंसर्ट कराई है तो ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल्स जो हैं वो लाइंस जो हैं वो ग्राफ्स के ऊपर डिस्प्ले हो गई हैं। इसी तरह हम ग्रिड लाइंस में जाके प्राइमरी मेजर वर्टिकल, तो अब आप देखें कि ये वर्टिकल भी लाइंस डिस्प्ले हो गई हैं। ग्रिड लाइंस तो एक ये ग्रिड बन गई है। ग्रिड से ग्राफ को रीड करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे ग्राफ पेपर जो है जो जिसमें मैनुअली ग्राफ बनाया जाता है, उस तरह का ये ग्राफ बन जाता है जिसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। मज़ीद चार्ट एलिमेंट में अगर आप जाएँ तो साइड पे ये लेजेंड की ऑप्शन आ रही होती है। ये लेजेंड वैसे मोस्टली तब यूज़ होता है जब एक ग्राफ के ऊपर 3 से 4 जो है आपने लाइंस डिस्प्ले की हों, 3 से 4 ग्राफ जो है वो प्लॉट की हों, तो तब ये लेजेंड जो है वो यूज़ होता है। अगर डिफरेंट कलर हो, जैसे ये एक ब्लू कलर से ईयर वर्सेस सैलरी है, अगर आपने कोई एक और भी इसके ऊपर मंथली सैलरी का चार्ट बनाया है और वो रेड कलर से डिस्प्ले हो रहा है, तो साइड पे जो है वो लेजेंड जो है वो रेड कलर से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो ये अब आप देखें कि जो स्टार्ट में ग्राफ था और अब ये ग्राफ है, ये ज़्यादा जो है वो क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि ये ईयरली सैलरी का ग्राफ है। इसमें वाई एक्सिस पे सैलरी है, एक्स एक्सिस पे जो है वो ईयर्स को डिस्प्ले किया गया है। डाटा लेवल भी जो है वो हमने इसमें शो कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये ईयर्स वगैरह की जो आपने ऊपर जो है वो टाइप किया, इसको आप अपनी पसंद का इसको बोल्ड कर सकते हैं,
इसका अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है, फ़ॉन्ट साइज़ आप उसका कर सकते हैं। ये जो नीचे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं इसका भी आप अपने अकॉर्डिंगली साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी जो है वो रखना चाहे आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह जो है वो चार्ट का जो है डिस्प्ले हम बेहतर बना सकते हैं। चार्ट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने चार्ट को सिलेक्ट करके डिज़ाइन में जाना है और ऐड चार्ट एलिमेंट से आपने इसको सिलेक्ट करते जाना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें हम मज़ीद चार्ट्स की फॉर्मेटिंग देखेंगे। जैसे आपको ये क्विक लेआउट नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट कलर्स हैं। इसके अलावा ये फॉर्मेट चार्ट का जो है ये किस तरह वर्क करता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 7वीं वीडियो है। आज के टास्क में हम सीखेंगे कि कॉलम ग्राफ क्या होता है और कॉलम ग्राफ किस लिए बनाया जाता है, और आखिर में हम एक सैम्पल डेटा को लेते हुए कॉलम ग्राफ को प्लॉट भी करेंगे। तो कॉलम ग्राफ में आप देखेंगे कि मैंने एक पिक्चर जो है वो कॉलम ग्राफ की लगाई हुई है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कॉलम ग्राफ मेनली यूज़ होता है डेटा को कंपेयर करने के लिए। अब आप ये देखें कि जैसे ये एक मंथली सेल्स का डाटा है 2016 का, और नीचे जो है हमारे पास जो है हमारे मंथ्स हैं, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स की शो की हुई है। तो इससे हमें डाटा से हमें ये पता चल रहा है, कंपैरिजन करवाया गया है डिफरेंट मंथ्स का, कि जनवरी में कम है और फरवरी में ज़्यादा हुई हैं सेल, और मार्च में सेल्स जो हैं फरवरी से ज़्यादा हैं, अप्रैल में उससे ज़्यादा है, और मई में जो है सेल्स वो अप्रैल से कम हो गई हैं, फिर ज़्यादा हो रही हैं। यानी कि डाटा को आप कंपेयर करवा सकते हैं कि क्या डाटा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या स्टेबल रह रहा है डाटा। तो इसका यूज़ जो है वो ये है कि डाटा को हम कंपेयर करवा सकते हैं। अब हम इसको ये सीखते हैं कि प्लॉट कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सैम्पल डेटा जो है ये ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, मंथ्स और कोरोना के केसेस का, जो कि एक रैंडम डाटा जो है वो मैंने मुझसे लिख लिया है, जिसमें मंथ्स हैं फरवरी टू जून, और नंबर ऑफ केसेस डेटा के लिखे हुए हैं कि कितने कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। ये फर्जी हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, खुद से मैंने लिखे हैं। तो कॉलम ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके आप देखें ये आ रहा है इंसर्ट कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में जाके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखें ये बहुत इजीली उसने एक ग्राफ जो है एक्सेल ने प्लॉट कर दिया है, जिसमें आपको बहुत आसानी से समझ लग रहा है कि फरवरी में केसेस कितने हैं, मार्च में, अप्रैल में। कॉलम्स की फॉर्म्स में देखें कि इंक्रीजिंग कॉलम हो रहा है, कॉलम की लेंथ बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसकी हम मज़ीद जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि ईजिली समझ आ सके। टाइटल को अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि मंथली कोरोना केसेस, मंथली कोरोना केसेस हमारे पास आ गए। इसी तरह हम वाई एक्सिस जो है डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में गए, एक्स एक्सिस के टाइटल में जाके इसका हम टाइटल लिख लेंगे कि इधर आ रहे हैं हमारे पास केसेस हमारे पास वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। नीचे एक्सिस का हमें पता है कि वहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं क्योंकि नेम लिखा हुआ है फरवरी, मार्च, अप्रैल का। अब हम इसमें मज़ीद क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि हमारा डिस्प्ले मज़ीद आसान हो सके। आपने इन कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। अब राइट क्लिक के बाद देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड डाटा लेबल्स की। आपने यहाँ पे डाटा लेबल्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं। डाटा लेबल से देखें आपके पास जो केसेस हैं वो हर कॉलम के ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अप्रैल में देखें कि 50,000 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आपको वाई एक्सिस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इजीली एक ही मरतबा देख के पता चल जाएगा कि किस मंथ में कितने केसेस हैं, और आप उसके जो साथ वाला जो मंथ है कोई भी वैल्यू उसके साथ कंपेयर करवा सकते हैं कि जी मार्च में 10,000 थे, अप्रैल में 50,000 हो गए जो ज़्यादा हो गए, मई में 1 लाख हो गए जो कि मज़ीद ज़्यादा हो गए। डाटा को कंपेयर करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हम इसमें ये कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन जो हमें बताएगी कि हमारा जो ट्रेंड जा रहा है डेटे का वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी कि हमारी केसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। ट्रेंड लाइन जो है वो इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए भी आपने क्या करना है कि ये सिलेक्ट किया कॉलम्स को, राइट क्लिक किया, तो आप इधर देखेंगे ऐड ट्रेंड लाइन की ऑप्शन आ रही है। इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो डॉटेड ब्लू कलर में ट्रेंड लाइन जो है वो शो कर दी है। इसके हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें साइड पे फॉर्मेटिंग आ गई है, लीनियर टाइप है ट्रेंड लाइन की। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमने सॉलिड लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये डॉटेड है, इसको लाइन में चेंज करने के लिए
ये डैश टाइप जो आ रही है, यहाँ पे डैश टाइप की ऑप्शन है राइट साइड पे, इसको सॉलिड लाइन जो है ये सिलेक्ट किया। अब ये ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो डाटा का ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि पहले कम था और ये ऊपर की तरफ लाइन जो है हमारी इंक्रीज होती जा रही है मंथ्स में। जैसे जैसे मंथ आगे जाते जा रहे हैं हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इस तरह हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। डाटा लेबल्स जो हैं आप इनको सिलेक्ट करके भी इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डाटा लेबल को सिलेक्ट किया है आपने, लेबल की ऑप्शंस में जाएं आप, तो यहाँ पे भी इसके लेबल की पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे ट्रेंड लाइन जो है उसको क्रॉस कर रही है तो आप इसको इनसाइड एंड पे कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, यानी कि डाटा जो हमने लिखा है हम उसकी पोजीशन कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो है इस ग्राफ की काफ़ी अच्छी जो है वो सेटिंग हो जाती है, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाती है कि हमारा डेटा जो है वो क्या है, किस तरह हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, हमारे डेटा का ट्रेंड क्या है। तो आज का लेसन जो था वो सिर्फ इतना सा था कि कॉलम चार्ट क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है और हम इसको किस तरह ड्रा कर सकते हैं और एंड पे ट्रेंड लाइन भी हम इसमें कैसे बना सकते हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाई चार्ट जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 8वीं वीडियो है। आज के जो हमारे टास्क हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाई चार्ट और एंड पे हम एक एग्जांपल जो है वो बनाएंगे, पाई चार्ट को एक्सेल पे ड्रा भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैंने ये सामने एक पिक्चर रखी है पाई चार्ट की। इसमें अगर आप देखें तो एक सर्कल नज़र आ रहा है और उसके अंदर आपको उस सर्कल के डिफरेंट स्लाइसिस किए गए हैं, पीसीस किए गए हैं, और हर डिफरेंट एक जो पीस है उसके अंदर एक अलहदा परसेंटेज शो की गई है, डिफरेंट परसेंटेज शो की गई है, प्रपोर्शन भी आप उससे कह सकते हैं, उसको दिखाया गया है। इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास एक डाटा हो और उसके डिफरेंट पोर्शंस हों, तो हम हर पोर्शन को अलहदा शो करने के लिए पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये इस पिक्चर में अगर आप देखें कि ये एक डाटा लिया गया था कि जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपको कौन सा कलर जो है वो पसंद है, तो उसको फिर पाई चार्ट पे इस तरह ड्रा किया गया है कि जैसे 16% ने कहा ब्लू पसंद है, 15 ने ग्रीन का कहा, 12% ने पर्पल का कहा, 9% ने पिंक का कहा। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई डाटा हो जिसमें हम डिफरेंट प्रपोर्शंस को शो करना चाहें तो उसके लिए पाई चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। अब जो है इस एग्जाम्पल के लिए जो है वो मैंने एक डाटा जो है पहले से लिखा हुआ है, जिसमें आप ये देखें कि लैंग्वेजेस हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी वगैरह, और आगे मैंने लिखी हुई है उनकी परसेंटेज के कितने % लोग इसे पाकिस्तान में बोलते हैं। जैसे उर्दू 10% है, पंजाबी 48 है, सिंधी 12, सराइकी 10 और ऐसे ही बलोची 3, पश्तो 8। तो इसको अगर हमने पाई चार्ट की फॉर्म में ड्रा करना है, अगर कहीं भी हमें प्रेजेंटेशन में कहीं भी इसकी ज़रूरत है, तो वो हम किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले जो है अपनी ये डाटा को सिलेक्ट कर लें। डाटा आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में आपने जाना है क्योंकि जो ग्राफ है वो इंसर्ट में ऑप्शन उसकी मौजूद होती है। इंसर्ट में जाके अब आपने ये देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रही है इंसर्ट पाई चार्ट और डोनट चार्ट। तो इसमें आपने पाई चार्ट में चले जाना है और ये फर्स्ट जो सिंपल पाई चार्ट है 2D, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। तो ये देखें बड़ा इजीली जो है चार्ट जो है वो हमारा बना दिया है उसने। इसकी हम मज़ीद जो है वो बेहतर जो है वो फॉर्मेटिंग करेंगे। चार्ट का टाइटल जो है वो आप कोई भी दे दें, जैसे कि लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि नीचे इसमें चार्ट के जो सर्कल है इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और हर कलर का नीचे जो है उन्होंने लेजेंड जो है वो दिया हुआ है। जैसे ये पंजाबी है, इसका ये मैरून कलर है, उर्दू के लिए ब्लू कलर यूज़ किया गया है, सराइकी के लिए पर्पल कलर जो है वो यूज़ किया गया है। तो इस तरह जो है वो उसने हमारे लिए पाई चार्ट ड्रा कर दिया है। लेकिन अब हम इसको मज़ीद जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, आपने इस पाई चार्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक की, तो इधर ऑप्शन आ रही है ऐड डाटा लेबल्स की, तो आपने डाटा लेबल जो है वो ऐड कर देने हैं। अब आप देखेंगे जो इसके अंदर जो हमारी परसेंटेज भी थी, जैसे पंजाबी 48% लोग बोलते हैं तो उसमें 48% लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। 12% लोग सिंधी बोलते हैं तो उसमें सिंधी का 12% हमें लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, यानी कि अब हमारा जो उसको समझना है वो मज़ीद आसान हो गया है। इसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने के लिए आप ये देखें कि ऊपर की तरफ मूव करें, डिज़ाइन टूल्स के अंदर ये मुख्तलिफ ऑलरेडी बिल्ट इन जो है वो एक्सेल ने इसके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं।
ये ऑलरेडी जो हम यूज़ करें वो है फॉर्मेट, इसके साथ वाला है, ये देखें आप। इसके अलावा मज़ीद ये वाला फॉर्मेट है। यहाँ डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट जो है वो एक्सेल ने हमें पहले से गिवन है, इसमें से हम कोई भी फॉर्मेट जो है वो अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। इसके अलावा हम इसमें जो मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं उसमें आपने इसको सिलेक्ट करना है, चार्ट को सिलेक्ट करना है आपने, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट चार्ट एरिया में हम जा सकते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया के अंदर फिल की ऑप्शन है हमारे पास। इसका देखें बैकग्राउंड जो है वो हमारा चेंज हो गया, सॉलिड फिल करना है तो ये सॉलिड फिल में ब्लू कलर है, नीचे से आप कलर चेंज जो है वो कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन आती है पिक्चर फिल की भी, यानी कि अगर हम बैकग्राउंड में कोई अपनी पसंद की तो पिक्चर भी अगर हम लगाना चाहें तो वो भी हम पाई चार्ट में लगा सकते हैं। फिल में जाके ये देखें पिक्चर और टेक्सचर फिल है, पिक्चर फिल में जाएंगे तो और ये नीचे आ रहा है फाइल, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। तो फाइल की ऑप्शंस में जाके आप कोई भी जो है पिक्चर, जैसे ये सैंपल के तौर पे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ये पिक्चर जो है इसके बैकग्राउंड में भी लग सकती है। इसके अलावा मज़ीद आप इसमें जो है वो कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ये जो हमारे डाटा लेबल्स थे इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका भी जो इसको हम इस टाइम ये नो फिल हुआ हुआ है, इसको हम सॉलिड फिल भी कर सकते हैं। देखें डाटा लेबल्स को भी हाईलाइट कर दिया है उसने। तो इस तरह आप इसको अगर देखें फॉर्मेट एरिया में जाके तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप ऑप्शन जो है मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए आप इसको बेहतर बना सकते हैं। बेसिक इसमें यह था कि हमने डाटा को सिलेक्ट करना है, पाई चार्ट में जाना है, पाई चार्ट में जाके हमने ये चार्ट जो है वो ड्रा कर लिया है। इसकी और भी टाइप्स होती हैं, जैसे अगर मैं अब इसको डिलीट करता हूँ या इसको नीचे कर देते हैं, नया एक हम चार्ट जो है वो बनाते हैं। अगर हम नया चार्ट अगर हम बनाना चाहें, इंसर्ट में गए, ये हमने डाटा सेलेक्ट किया है, पाई चार्ट के अंदर डिफरेंट चार्ट्स की भी ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप ये देखें ये 3D पाई चार्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। अब आप देखें पहले वो सर्कल जो था वो 2D था, अब इसमें 3D पाई चार्ट जो है वो एक डिस्क की फॉर्म में वो हमें बना दिया है, जो कि सेम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन एक डिफरेंट तरीके से 3D फॉर्म में जो है वो शो कर रहा है। इसमें भी वही पंजाबी के लिए उसने मैरून सा कलर यूज़ किया। इसमें भी हम अगर डाटा लेबल को इंसर्ट कराना चाहें उसी तरह राइट क्लिक करके डाटा लेबल में जाके हम डाटा लेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखें आप 48% 12% लिखा हुआ आ गया है। इसको भी अगर हमें साइज़ इंक्रीज़ करना है, जो हमारा ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, होम में जहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन होती है वहाँ पे जाके आप इस टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर लें ताकि मज़ीद जो है वो बेहतर तरीके से हमें नज़र आ सके। चार्ट के टाइटल को भी एडिट किया जा सकता है, यानी कि जो हमने एडिट चीज़ें हमने 2D फॉर्मेट में हमने पहले की थी वही सेम हम ये 3D जो चार्ट हमने की ऑप्शन मौजूद है इसमें भी हम कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा है, पाई चार्ट को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो चार्ट की मज़ीद दूसरी फॉर्म्स हैं, एक बार चार्ट भी होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और भी डिफरेंट फॉर्म्स को चार्ट की को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 9th क्लास है। आज के टास्क में शामिल है कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट की हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि कॉम्बो चार्ट किस लिए यूज़ किया जाता है और एंड पे हम एक एग्जांपल भी जो है वो कॉम्बो चार्ट की एक्सेल पे ड्रा करेंगे डाटा को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्बो चार्ट जो है वो क्या होता है। कॉम्बो चार्ट दरअसल कम्बिनेशन है चार्ट्स का। उसके लिए ये मैंने एक पिक्चर जो है वो पहले इधर शो की हुई है कॉम्बो चार्ट की। इसमें आप देखें कि कॉलम चार्ट, ये जो ब्लू कलर में जो है वो कॉलम शो हो रही है और इसके अलावा मैरून कलर में जो लाइन शो हो रही है, यानी कि कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट को हमने एक सिंगल चार्ट के ऊपर ड्रा किया है, इसलिए इसको कॉम्बो चार्ट यानी कम्बिनेशन चार्ट कहा जाता है। तो ये यूज़ इसलिए होता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स का डाटा हो, किसी एक को अगर हम लाइन चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हों और उसी डाटा और एक डिफरेंट डाटा हो उसको हम बार चार्ट में या कॉलम चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हों, लेकिन हम उसे एक सिंगल चार्ट पे हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए कॉम्बो चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि एक चार्ट के ऊपर हम दोनों डाटा को प्लॉट कर लेते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए पिक्चर को जो है वो नीचे कर दिया। मैंने पहले से जो है ये एक डेटा जो है वो लिख लिया हुआ है। यहाँ पे 6 मंथ सेल्स की रिव्यू है जिसमें कि मंथ्स हैं फ्रॉम जनवरी टू जून। इसके अलावा उनका सेल्स का डाटा है कि हर मंथ में उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो कितनी सेल्स हुई हैं, और जो नेक्स्ट है वो है डेटा के टारगेट सेल्स कि हमने हर मंथ में कितना टारगेट अचीव करना था, वो हमने सेट कर दिया कि 500 प्रोडक्ट्स हर मंथ में सेल होनी थी। तो इसको अगर हमने एक कॉम्बो चार्ट की फॉर्म में शो करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना जो डेटा है, डेटा अपने सारे डेटा को सिलेक्ट कर लें।
इंसर्ट की ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट में आप ये देखें, ये आपको शो हो रहा है इंसर्ट कॉम्बो चार्ट। इंसर्ट कॉम्बो चार्ट में जाके फर्स्ट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। अब आप देखें उसने जो है ये चार्ट जो है वो ड्रा कर दिया है, जिसमें आपको ये लाइन भी नज़र आ रही है मैरून कलर की और ब्लू कलर के कॉलम्स भी शो हो रहे हैं। इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग भी बेहतर करेंगे, लेकिन इसको पहले समझेंगे कि ये किस तरह उसने ड्रा किया और इससे हमें क्या जो है समझ क्या हमें आ रही है, क्या हमारे लिए इसमें आसानी हुई है कॉम्बो चार्ट से। अब आप ये देखें, ये जो मैरून कलर है हमारे पास जो शो कर रहा है हमारे पास टारगेट सेल्स हर मंथ की, यानी जनवरी से जून की हमारी जो टारगेट सेल थी वो थी 500, हमने हर मंथ में प्रोडक्ट सेल करनी। तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर दी गई है, और जो ब्लू लाइंस हैं वो शो कर रही हैं हमारे पास हर मंथ में जो सेल्स हुई हैं डिफरेंट, तो वो भी हमारे पास शो हो गए। अब इस डाटा से हमें ये समझ लग रही है कि किस मंथ में हमारा टारगेट अचीव हुआ है और किस मंथ में हमारा टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो सका। तो ये बड़े इजीली हमें जो है इससे समझ आ सकती है। रिप्रेजेंटेशन करना इसका बड़ा आसान है डाटा को, और इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग भी करना सीख लेते हैं कि जैसे अब आपने इसका ये एक्सिस है, एक्सिस के आपने टाइटल ऐड करना है, इसको सिलेक्ट किया, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके एक्सिस टाइटल आ रहा है प्राइमरी वर्टिकल। इधर वर्टिकल एक्सिस का जो है आप लिख दें, इसमें हम लिख देते हैं कि ये है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हमने ये नीचे जो सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 है इसको भी हम एग्जैक्ट नेम लिखना चाहते हैं कि ये जो है टारगेटेड सेल्स को शो कर रहा है, और एक जो है हमारी सीरीज़ वो सेल्स को शो कर रही है मंथली सेल्स को। उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है चार्ट के ऊपर, सेलेक्ट डाटा की ऑप्शन में जाए तो आपको इधर देखेंगे 2 सीरीज़ शो हो रही हैं, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2, यानी हमने इसका डाटा सेलेक्ट हुआ है, हमने इसका नाम चेंज करना है। एडिट पे जाएँ, एडिट में जाके सीरीज़ का नेम जो है वो लिख देते हैं। जो ब्लू कलर है उसका हमने नेम लिख देते हैं कि ये हमारे पास मंथली सेल्स का डाटा, ये आगे हमारे पास मंथली सेल्स। और सीरीज़ 2 जो है इसको हम कर देते हैं कि ये हमारे पास टारगेटेड सेल्स, ये है हमारे पास टारगेटेड सेल्स, और इसको ओके। इसके अलावा चार्ट का टाइटल जो है वो हम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास 6 मंथ्स सेल्स रिव्यू। तो ये देखें हमारा जो चार्ट है उसकी फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो गई है, चार्ट का एक्सिस भी डाल दिया है, सीरीज़ के नेम्स भी चेंज कर दिए हैं, और एक्सिस का टाइटल भी हमने इंसर्ट करवा दिया है। तो कॉम्बो चार्ट से आप देखेंगे जो डाटा को जो है वो प्रेजेंट करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और उसके बाद उसको डाटा को समझना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आप डिफरेंट किस्म के डाटा जो है वो ड्रा कर सकते हैं। जैसे आप अपने स्टूडेंट्स का भी डाटा बता सकते हैं कि पासिंग मार्क्स फॉर एग्जांपल 50 हैं, तो किस किस स्टूडेंट के उससे ज़्यादा आए हैं मार्क्स, किसके कम आए हैं। जैसे ये सेल्स का जो है वो डाटा इसमें आप जो है वो लिख सकते हैं। कोई रेवेन्यू का डाटा आप इसमें लिख सकते हैं कि हमने जो हमारा टारगेटेड रेवेन्यू था वो इतना था और अब हमने हर मंथ इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के डाटा को हम प्लॉट कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेसन 9 में जो था वो आज के लिए सिर्फ इतना था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद जो है वो चार्ट की टाइप्स और एक्सेल को मजीद जो है वो सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 10th क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमने ग्राफ के ऊपर लॉगरिथमिक एक्सिस बनाना हो या दोनों एक्सिस उसके एक्स और वाई एक्सिस दोनों में लॉगरिथमिक वैल्यूज़ लिखनी हो तो वो हम किस तरह एक्सेल में लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डाटा जो है वो पहले से अज्यूम डाटा कुछ लिखा हुआ है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। तो इसका हम लॉगरिथमिक ग्राफ बनाते हैं। इंसर्ट की ऑप्शन में आप जाएँ, इंसर्ट में जाके ये स्कैटर जो चार्ट होता है इसमें से आप कोई सा भी जो चार्ट है वो आप सिलेक्ट कर लें। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने जो जिस तरह सिंपल चार्ट बनाते हैं, सिलेक्ट डाटा में जाएं, चार्ट के ऐड में सीरीज़ का नेम लिख लें लॉगरिथमिक चार्ट। सीरीज़ की एक्स की वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू सेलेक्ट करें, वाई की वैल्यूज़ भी सारी सिलेक्ट करें, ओके पे क्लिक करें। तो ये आपका जो चार्ट जो है ये बन गया है। लेकिन अभी ये जो चार्ट है कि इसमें जो एक्सिस हैं दोनों हमारे ये नॉर्मल एक्सिस हैं, इसमें अभी लॉगरिथमिक की ऑप्शन हमने यूज़ नहीं की। अगर फॉर एग्जांपल हमने इसके एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं इनको लॉगरिथमिक स्केल में प्लॉट करना है तो उसके लिए आपने इस एक्सिस को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस की ऑप्शन आ रही है। फॉर्मेट एक्सिस की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब आप इधर देखें कि आपको इधर
साइड पे जो बार नज़र आ रहा है इसमें एक वैल्यू, इसमें आपको इधर डिस्प्ले यूनिट्स के नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रही है लॉगरिथमिक स्केल की। तो अगर आप इस लॉगरिथमिक स्केल को अगर आप टिक करें तो आप ये देखेंगे आपके जो चार्ट है उसका जो ये एक्स एक्सिस है ये इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गई हैं, और ग्राफ का जो है जो पहले था ग्राफ उससे अब ये चेंज भी हो गया, क्योंकि अब ये लॉगरिथमिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाया गया है। अगर आप वाई एक्सिस को भी लॉगरिथम में चेंज करना चाहें, वाई एक्सिस को क्लिक करें, एक्सिस की ऑप्शंस में आपने जाना है, ये एक्सिस ऑप्शन में गए, यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को भी ये लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी लॉगरिथमिक स्केल को ख़त्म करना है तो उसी तरह इसको अनचेक कर देंगे तो ये सिंपल जो है ये नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह इजीली सिर्फ एक सिंगल स्टेप के थ्रू आप किसी भी चार्ट के कोई एक्सिस को अगर आप लॉगरिथमिक स्केल में चेंज करना चाहें तो हम उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। आज की ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने सीखा है कि किस तरह हम चार्ट के एक्सिस को लॉगरिथमिक वैल्यूज़ में चेंज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स का आज 11th लेसन है। आज के कोर्स में हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी एक्सिस इन एक्सेल के बारे में, कि एक्सेल में सेकेंडरी एक्सिस क्या होता है, कब इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और इसको किस तरह हम प्लॉट कर सकते हैं चार्ट के अंदर। तो इसके लिए मैंने एक पहले से एक चार्ट बनाया था, उसकी मैंने इमेज यहाँ पे पेस्ट की हुई है। इसमें आप देखें कि हमारे जो वाई एक्सिस हैं ये दो हैं, एक लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है और एक राइट साइड पे। जो लेफ़्ट साइड वाला है ये है प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस और जो राइट पे है ये है सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस, और एक्स एक्सिस हमारा यही है। अब आप इसमें ये देखें कि सेकेंडरी एक्सिस की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा हो और हम उसको एक चार्ट के ऊपर प्लॉट करना चाहें। फॉर एग्जांपल ये जो डाटा है मेरे पास, इसमें मेरे पास हैं टोटल केसेस हैं कोरोना वायरस के जो है मेरे पास टोटल केसेस हैं जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं, उसके साथ है टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स और बाद में है उसके आगे है परसेंटेज डेथ्स की। अब मैं इन मेरे पास तीन जो है डाटा सेट्स हैं, डाटा बल्कि कॉलम्स हैं, इसको मैंने जो है एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है। एक मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ टोटल केसेस का वर्सेस नंबर ऑफ़ डेथ्स का, और दूसरा बनेगा टोटल केसेस वर्सेस परसेंटेज नंबर ऑफ़ डेथ्स का, यानी परसेंटेज भी प्लॉट करनी है और नंबर ऑफ़ डेथ्स भी प्लॉट करनी है एक चार्ट के ऊपर। तो उसके लिए जो हम एक्सिस यूज़ कर सकते हैं वो उसमें सेकेंडरी एक्सिस यूज़ करेंगे। एक के अंदर हम वाई एक्सिस में हम नंबर ऑफ़ डेथ्स एक्सिस में शो करेंगे, और जो दूसरा हमारा सेकेंडरी एक्सिस है उसमें हम परसेंटेज नंबर ऑफ़ डेथ्स, जैसे आपको इधर नज़र आ रहा है, ये शो की गई हैं। अब ये किस तरह बनाया जाता है इसके लिए अब हमने क्या करना है, सिंपली इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट की ऑप्शन में जाके चार्ट्स में, स्कैटर चार्ट्स में जाना है और आपने चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा में जाएं, ऐड की ऑप्शन में सीरीज़ का नेम, पहला हम सीरीज़ का नेम रख लेते हैं कि ये है केसेस वर्सेस डेथ्स। पहली जो हमारी सीरीज़ प्लॉट करने लगे हैं केसेस वर्सेस डेथ्स। एक्स एक्सिस में आ जाएंगे टोटल केसेस के डाटे को सिलेक्ट कर लिया 100 से। वाई एक्सिस में इसके अगेंस्ट हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स का जो डाटा है वो, इसको ओके करेंगे तो ये आप ये देखें कि हमारा एक जो है वो लाइन जो है वो प्लॉट हो गई है। दूसरी लाइन के लिए हम इसमें इधर ऐड करेंगे, इसका सीरीज़ का नेम आ जाएगा केसेस वर्सेस परसेंटेज डेथ्स। एक्स एक्सिस में केसेस ही सिलेक्ट होंगे और वाई एक्सिस के डाटा में अब हम सिलेक्ट करेंगे ये परसेंटेज का डाटा। इसको ओके किया तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो दो लाइंस शो हो रही हैं। जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स की, और ये जो नीचे मैरून कलर की लाइन है ये शो कर रही है परसेंटेज की। लेकिन अगर आप ये देखें कि अब इसमें से परसेंटेज का अगर हमने इसको स्टडी करना हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू बहुत कम है, 2.0, 1.05, 1 से भी कम है, और जबकि नंबर ऑफ़ डेथ्स की वैल्यू ज़्यादा है। लिहाजा इस एक्सिस को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से स्टडी करना वो बहुत मुश्किल है। तो हम परसेंटेज के लिए एक अलहदा सा एक्सिस इसमें जो है वो प्लॉट करेंगे, जिसे हम सेकेंडरी एक्सिस जो है वो कहेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि डाटा चार्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आती है चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप में आप गए और यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स नज़र आ रही हैं। इसमें सबसे लास्ट में नज़र आ रहा है कॉम्बो को आपने सेलेक्ट करना है, और फिर ये जो नीचे दोनों जो है मेरे पास जो मैंने सीरीज़ प्लॉट्स की हैं वो नज़र आ रही हैं, केसेस वर्सेस डेथ्स और केसेस वर्सेस परसेंटेज डेथ्स। केसेस वर्सेस डेथ्स जो है
इसका हमने जो है चार्ट टाइप यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेनी है लाइन चार्ट। जो दूसरा है ये पहले भी लाइन था, इसको भी लाइन विद मार्कर्स किया। और ये जो केसेस वर्सेस परसेंटेज डेथ्स है, इसमें ये देखें सेकेंडरी एक्सिस की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको हमने यहाँ पे टिक मार्क कर लेना। ओके किया तो अब आप देखें कि आपको इसमें दो जो है वाई एक्सिस नज़र आ रहे हैं। एक एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस जो है लेफ़्ट साइड पे है और एक जो है राइट साइड पे नज़र आ रही है, यानी हमारा परसेंटेज जो डेथ्स है उसका अलहदा एक्सिस जो है वो प्लॉट हो गया। इसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने के लिए कि ये इजीली हमें समझ आ सके, इसमें हम एक्सिस के टाइटल्स जो है वो इंसर्ट करेंगे। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएं, वहाँ पे एक्सिस टाइटल में सबसे पहले प्राइमरी हॉरिजॉन्टल है, इसका टाइटल हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और साइज इंक्रीज। इधर आ गया टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। अब जो हमारा वाई एक्सिस है, प्राइमरी वाई एक्सिस, चार्ट टूल डिज़ाइंस में गए, ऐड चार्ट एलिमेंट, एक्सिस का टाइटल और प्राइमरी वर्टिकल में हमारे पास है नंबर ऑफ डेथ्स। नंबर ऑफ डेथ्स जो है हमारे पास इसके आगे प्राइमरी वर्टिकल में। और इसी तरह हम जो सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस है, इसका भी हम चार्ट का वो एक्सिस का टाइटल जो है वो इंसर्ट करवाएंगे। इधर आप ऑप्शन देखें सेकेंडरी वर्टिकल के एक्सिस आ गया। इसका जो हमारे पास चार्ट का टाइटल है, वो एक्सिस का टाइटल है, वो आ जाएगा परसेंटेज डेथ्स। ये आ गया परसेंटेज डेथ्स। इसके अलावा हम कर लेते हैं इस चार्ट का टाइटल, बव चार्ट, और इधर आ जाएगा इस चार्ट का टाइटल, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है कोरोना वायरस डेटा। इसको मज़ीद इसमें हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो है लेजेंड। चार्ट को सिलेक्ट करके ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएं तो आपको ये लेजेंड की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसमें हम इधर बॉटम पे लेजेंड जो इंट्रोड्यूस किया है, इससे ये पता चल जाएगा कि जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो शो कर रही है केसेस वर्सेस डेथ्स की सीरीज़ को, और जो मैरून कलर है वो शो कर रहा है केसेस वर्सेस परसेंटेज डेथ्स को। तो इस तरह अब आप देखें कि हमारे पास दो डिफरेंट किस्म का डेटा था और हमने उसको एक सिंगल चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लिया है। और हमारे पास जो एक्सिस है वो भी दो यूज़ हुए हैं। जो लेफ़्ट साइड का एक्सिस है ये यूज़ होगा हमारे पास नंबर ऑफ़ डेथ्स को स्टडी करने के लिए, और जो राइट साइड का जो एक्सिस है जिसमें स्केल डिफरेंट है, वैल्यूज़ डिफरेंट है, ये हमारा यूज़ होगा परसेंटेज नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हुई हैं उसको स्टडी करने के लिए। तो इस तरह जो है वो सेकेंडरी एक्सिस काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे डाटा को प्लॉट करने के लिए। आज का लेसन सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो है वो ग्राफ्स की डिटेल को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 13th क्लास है। आज की क्लास में हमने सीखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तब की जाती है जब आप कोई भी डाटा को अपनी किसी भी कंडीशन के मुताबिक उसको आप सॉर्ट करना चाहें, उसका एनालिसिस करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए मैंने एक ये टेबल बनाया हुआ है जो कि क्लास रिज़ल्ट का है, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं और एंड पे एक रिज़ल्ट का कॉलम है। इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हमने करनी हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्टेन्ड मार्क्स का जो कॉलम है इसको हमने सेलेक्ट किया और आपको होम टैब के अंदर ये इधर बिल्कुल ऊपर एक टैब नज़र आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसमें आप जाएं, सबसे पहली ऑप्शन नज़र आ रही है हाईलाइट सेल रूल्स। इसके अंदर आप डिफरेंट रूल्स हैं जिनके मुताबिक आप डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन नज़र आ रही है ग्रेटर दैन की। ग्रेटर दैन को क्लिक करें तो आपसे ये पूछते हैं कि आप कौन से डाटा को हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 62.5। अगर हम यह चाहते हैं कि 50 मार्क्स से ग्रेटर जो वैल्यूज़ हैं उनका कलर जो है, ये द कलर्स की भी ऑप्शन है जो आप अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट करना चाहें। जैसे ये है कि रेड टेक्स्ट हो जाए, 50 मार्क्स से जो अबव वैल्यूज़ हैं उनका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए, तो वो हमने सेलेक्ट किया, ओके का बटन दबाया। अब आप देखें कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से अबव थे उनके कलर जो है वो टेक्स्ट का वो रेड हो गया है, जैसे ये 80, 88, 60, 67। इसी तरह अगर आपने इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो इसको सिलेक्ट करें, डाटा को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और नीचे ये ऑप्शन नज़र आ रही है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल में जाके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स इस पर क्लिक करें तो वो जो आपने फॉर्मेटिंग अगर पहले आपकी ठीक नहीं या किसी वजह से आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव हो जाएगी।
मज़ीद जो फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं वो ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएं। इसी तरह ग्रेटर दैन की ऑप्शंस थी, इसी तरह एक ऑप्शन है लेस दैन की। लेस दैन में अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम है तो यहाँ 50 नंबर आप लिखें, और इसको अगर आप ओके करें तो अब आप देखें कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से लेस हैं, जैसे 37 है, 48 है, 45 है, अब उन सेल्स को एक्सेल ने हाईलाइट कर दिया है। मज़ीद इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शन जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में मौजूद हैं, उसको भी हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये वाली जो है इसको रिमूव की। एक ऑप्शन जो और मौजूद है वो है बिटवीन की वैल्यू। बिटवीन में ये है कि अगर आपको इससे दो नंबर्स के दरमियान वाले सेल्स को हाईलाइट करना चाहें, जैसे इसमें है कि 50 और 75 के दरमियान अगर कोई नंबर्स हैं तो ये उनको हाईलाइट कर देगा। तो उसके लिए इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि इसने 50 और 75 मार्क्स के दरमियान जो स्टूडेंट्स थे 60, 67, 67, 75 उनको हाईलाइट कर दिया, और बाकी जो है वो जैसे पहले थे सेल्स वो वैसे ही रहे हैं। एक और ऑप्शन इसमें जो होती है वो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो नीचे आए तो ये है डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। अगर आपके किसी भी डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, उसको अगर आप देखना चाहें कि कहाँ कहाँ वैल्यूज़ सेम आ रही है दोबारा, तो उसके लिए आप डाटा को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग अगर आप यूज़ करें तो अब आप देखें कि ये मेरी 67 मार्क्स की जो वैल्यू है ये रिपीट हो रही थी। तो इसको जो है एक्सेल ने हाईलाइट कर दिया है और बाकी जो सेल्स हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही रहे हैं। तो इस तरह जो है डाटा को एनालाइज करने में, उसको फॉर्मेट करने के लिए ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो एक्सेल जो है हमें सहूलत देता है वो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है हमारे लिए। मज़ीद जो है इसमें एक और चीज़ थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, इसमें आप टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ रहा है टेक्स्ट डेट कंटेन्स, इस पर अगर आप जाएं तो इस पर आपने सेल में वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप सर्च करना चाहें या हाईलाइट करना चाहें। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ पास वाले में, तो अब ये जिसको पहला डाटा मैंने सेलेक्ट किया था इसमें क्योंकि नंबर्स थे, कोई भी पास इसमें नहीं लिखा हुआ था तो हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन आप ये रिजल्ट वाला अगर आप कॉलम देखें, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ और इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैं लगाऊँ टेक्स्ट डेट कंटेन्स में, तो अब आप देखें कि जहाँ जहाँ पास लिखा हुआ था उसने उसको हाईलाइट कर दिया और फेल वाले जो थे रिज़ल्ट की रोज़ थी वो ब्लैक में ही रही हैं। तो इस तरह अगर आप कोई अगर क्लास का रिज़ल्ट बना रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई डाटा को एनालाइज कर रहे हैं और उसमें एक ख़ास किस्म के सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप एक्सेल के अंदर ईजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें मज़ीद भी जो है वो रूल्स हैं, जैसे कि अगला है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में ये होता है कि जैसे अगर मेरे पास ये डाटा है ऑब्टेन मार्क्स का, इसमें मैं टॉप बॉटम रूल्स में गया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रही है टॉप 10 आइटम्स, इसको सिलेक्ट करें। अगर आप अपनी टॉप 3 जैसे कि ये स्टूडेंट्स को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि जिनके टॉप 3 मार्क्स आए हैं, तो आपने ये देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आप जिनके पहले टॉप 3 को हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ से आप 3 पे सिलेक्ट करें, इसको ओके करें। तो अब आप देखें कि टॉप 3 मार्क्स थे जिनके 88, 80 और 75, उनको जो है हाईलाइट कर दिया और बाकी जो है वो वैसे ही रहे हैं। सिमिलरली इसमें एक और मज़ीद जो है वो ऑप्शन ये है बॉटम 10%, बॉटम 10 आइटम्स को भी अगर आप बॉटम 3 स्टूडेंट्स को या बॉटम जितने भी स्टूडेंट्स को अगर आप देखना चाहें, तो उसके लिए आप जिस तरह टॉप के लिए किया था, तो ये बॉटम 3 स्टूडेंट्स 45, 37 और 48 मार्क्स वाले, उनको भी जो है वो हाईलाइट जो है वो स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो इस तरह जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये अभी जो थी 2 हमने टैब्स देखे हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स का और टॉप बॉटम रूल्स का। इसके अलावा ये डिफरेंट नीचे जो है वो रूल्स भी गिवन है, ये किस तरह यूज़ किए जाते हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 14th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट की थी, तो आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही हम मज़ीद जो है डिटेल में देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लास्ट क्लास में हमने ऊपर के जो 2 टैब्स थे, हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स जो थे, इनको हमने देखा था। आज हम जो थर्ड ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे वो है डाटा बार्स। डाटा बार्स में क्या होता है, हमने डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है, अब आप ये डाटा बार के किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो अब आप देखें कि इसने बार्स जो है वो सेल के अंदर ड्रा कर दिए हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स थे 88, उसमें जो है हमारा जो बार है ब्लू कलर का, वो जितनी सेल की जो है विड्थ है उसके बराबर है,
जो 80 मार्क्स हैं वो उससे कम है, 67 उससे कम है, यानी कि बार की लेंथ से हमें जो वैल्यू है उस नंबर की, उसका जो है वो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी है। ये भी एक किस्म का डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसके अलावा जो इसमें एक ऑप्शन है वो ये है कि डाटा बार्स के अंदर ये थी ग्रेडियंट फील्ड, और नीचे एक ऑप्शन आती है सॉलिड फील्ड। इसमें जो है वो जो कलर्स हैं हमारे वो सॉलिड कलर्स हैं, ग्रेडियंट कलर्स जो थे वो उससे ऊपर वाली ऑप्शन थी, इसमें सॉलिड कलर्स के साथ बार्स को फिल किया गया है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मज़ीद जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार के नीचे एक और ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। उसके लिए अगर आप देखें डाटा बार के नीचे एक ऑप्शन है कलर स्केल की। कलर स्केल में आप देखें तो ये देखें, जब हमने डाटा को सिलेक्ट किया है तो इसने 3 कलर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। इसमें है एक ग्रीन कलर्स के शेड है, एक ये येलो कलर के शेड है और एक जो रेड कलर के शेड है। जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी टॉप वैल्यूज़ को, येलो जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो मिडल में वैल्यूज़ हैं, और जो रेड कलर के शेड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं बॉटम वैल्यूज़ को, यानी कि सबसे एंड पे जो और सबसे कम वैल्यूज़ जो हैं उनको रेड कलर से उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो 88 जो थी टॉप वैल्यू थी, इसको डार्क ग्रीन कलर है, 80 उससे लाइट ग्रीन कलर है, और 75 जो है वो ग्रीन कलर का सबसे लाइट शेड है। इसी तरह येलो कलर के 3 जो है वो शेड्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और फिर जो बॉटम में 3 वैल्यूज़ थी उनको रेड कलर से शो किया गया है, और जो 37 जो सबसे लास्ट सबसे कम नंबर थे उसको आप देखें सबसे जो डार्क रेड कलर है उससे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह भी डाटा को समझना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और ऑप्शन जो है वो है ये कलर, ये थे कलर स्केल्स थे। कलर स्केल्स के बाद सेम ऑप्शन इस तरह की होती है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स के अंदर भी वही 3 कलर्स हैं, ग्रीन, येलो और रेड, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट, यहाँ पे आप देखें कि ये एरोज़ हैं, ये शेप्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, नीचे मुख्तलिफ रेटिंग्स की फॉर्म्स हैं। उस तरह भी आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एरो फॉर्म है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये देखें जो टॉप 3 हमारे पास मार्क्स हैं 80, 88, 80 और 75, इसको इसने अपवर्ड ग्रीन कलर का जो एरो है उससे रिप्रेजेंट किया है। जो मिडल में 3 मार्क्स थे येलो कलर के, उसको जो है इसने राइट डायरेक्शन वाला जो एरो है उससे शो किया गया है, और जो बॉटम 3 मार्क्स हैं उसको डाउनवर्ड रेड एरो से शो किया गया है। तो इस तरह भी अगर आपके पास कोई डाटा मौजूद हो तो उससे हमें डाटा का ट्रेंड जो है वो इजीली समझ लग जाता है कि कौन सी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, कौन सी वैल्यूज़ जो हैं डिक्रीज़ हो रही हैं। इसमें इसी के अगर आप देखें आइकन सेट्स के अंदर जो है नीचे रेटिंग्स की ऑप्शन भी मौजूद हैं। रेटिंग्स के ऑप्शन में ये डिफरेंट है, जैसे ये वाईफाई का अगर आप देखें कि उसके सिग्नल्स को जिस तरह शो किया जाता है ये उस तरह की ये रेटिंग है। नीचे ये स्टार्स की फॉर्म में रेटिंग है, ये नीचे ये जो है सर्कल की फॉर्म में है, ये स्क्वेयर्स की फॉर्म में रेटिंग है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो है वो रेटिंग्स जो हैं वो शो की गई हैं ताकि डाटा को एनालाइज करना हमारे लिए और उसको फिर किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करना जो है वो आसान हो जाए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। इससे पिछले लेक्चर में भी और अब के लेक्चर में भी कंप्लीट जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है वो हमने सीख ली है। अब आप देखें कि रिज़ल्ट के अंदर मैंने एक चीज़ यूज़ की हुई है, इसको मैंने अगर सेलेक्ट किया है तो आप देखें इधर फार्मूला बार के अंदर तो मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है इफ़ का, जिससे ऑटोमेटिकली ये मेरे डाटा को बता देगा कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो ये किस तरह जो है इफ़ की कमांड लगा के हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इफ़ का फार्मूला जो है वो सीखेंगे। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लाजमी देखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 15th क्लास है। आज के क्लास में हमने स्टडी करना है इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तकरीबन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है और ये उतना ही हेल्पफुल भी है डाटा को एनालाइज करने में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप एक लॉजिक लगाते हैं, एक लॉजिकल टेस्ट इसमें अप्लाई करते हैं और फिर जब वो लॉजिकल टेस्ट को एक्सेल प्रोसेस करता है उस प्रोसेस के बाद जो है एक्सेल रिजल्ट प्रेजेंट करता है कि आपने जो लॉजिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई किया था डाटा के ऊपर क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो एक्सेल क्या रिजल्ट आपको देगा और फॉल्स है तो क्या आपको वो रिजल्ट देगा। अब हर फार्मूला की तरह इफ फार्मूला का एक सिंटैक्स है कि ये किस तरह हमने एक्सेल में इसको अप्लाई करना है। तो जैसे हमें पता है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमने इक्वल का साइन जो है वो लिखना होता है। तो ये सबसे पहले हम इक्वल का साइन लिखेंगे। फिर है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट ये है कि हमने
कि क्या चीज़ इसमें एनालाइज करना चाहते हैं, हम किस तरह से डाटा को एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक क्लास के रिजल्ट का टेबल है और इसमें ये स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं ये एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं या कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं। अब पास या फेल का अंदाज़ा ऐसे होगा कि एक पासिंग क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, हम पासिंग क्राइटेरिया रखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स से अबव मार्क्स हैं वो पास हो जाएं और जिनके 50 से कम हैं वो फेल हो जाएं। तो ये वाला जो लॉजिकल टेस्ट है 50 मार्क्स का, ये हम इफ फार्मूला में अप्लाई करेंगे कि 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स पास होंगे और 50 से ज़्यादा वाले पास होंगे और 50 से कम वाले फेल होंगे। तो इस तरह के लॉजिकल टेस्ट हम इफ फार्मूला में जो है वो अप्लाई करते हैं। और वैल्यू इफ ट्रू, आगे है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में ये है, हमने इधर वो रिजल्ट लिखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट ये है कि 50 से जो अबव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो पास हों, तो मेरी वैल्यू इफ ट्रू यानी कि वैल्यू इफ ट्रू ये है पास। लॉजिकल टेस्ट था कि मेरा जो सेल की वैल्यू है वो 50 से अबव है। अब अगर अबव है तो क्या मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए पास का। और साथ है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो सेल में वैल्यू 50 से कम है यानी कि वो जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है वो फॉल्स है, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, फेल, यानी कि स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया है। लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर लॉजिकल टेस्ट जो है हमारा वैल्यू इफ ट्रू है तो वो जो है वो हमें शो करेगा कि स्टूडेंट जो है पास है। और अगर हमारी वैल्यू जो है वो फॉल्स है यानी कि जो हमारा स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 50 से कम है, तो फिर हमें वो फॉल्स का रिजल्ट शो करेगा। तो फिर हमें वो शो करेगा कि स्टूडेंट जो है वो फेल है। अब इसको लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लिखा। इक्वल के बाद अब आपने लिखना है इफ़ के हमने फार्मूला लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट हमने डाली। अब आप देखेंगे नीचे सिंटेक्स शो हो रहा है लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हमने लिखना है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमने लगाना है इस सेल के अंदर कि इस सेल में मार्क्स जो लिखे हुए हैं वो 50 से ज़्यादा हैं या कम है। इस सेल को सिलेक्ट किया और हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन हो 50 के। ये मैंने एक जो है वो टेस्ट लगा दिया है कि इस सेल में मार्क्स जो है वो 50 से ज़्यादा हैं। अब मैंने डालना है यहाँ पे कॉमा। अब लिखनी है मैंने वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर यहाँ पे मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पास लिख दिया। अब फिर कोमा लगाया। अब आपने लिखना है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर इस सेल के अंदर जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से कम हैं यानी कि मेरी वैल्यू जो है वो फॉल्स है, तो अब स्टूडेंट को फेल होना चाहिए। ये मैंने जो है ये अब फेल लिख दिया है। तो इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखें लॉजिकल टेस्ट लगाया कि उस सेल के अंदर जो है मेरी वैल्यू 50 से ज़्यादा है। अगर फिर आगे हमने देखा वैल्यू इफ ट्रू है, अगर ये जो मैंने लॉजिकल सेल लिखा है अगर ये ठीक है तो वहाँ पे पास वो हमें शो करेगा। अगर वैल्यू फॉल्स है यानी अगर 50 से मार्क्स कम है तो हमें फेल शो करेगा। एंड पे हम स्मॉल ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे, एंटर किया तो अब आप देखें यहाँ पे फेल जो है वो लिखा हुआ आ गया है, यानी कि इस सेल के अंदर जो मेरे मार्क्स हैं वो 50 से कम है, जो कि मुझे इधर डाटा में शो भी हो रहा है। अब इस फॉर्मूले का फ़ायदा आप देखें कि ये एक सेल पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसको मैं अब ड्रैग करूँगा जब नीचे की तरफ तो ये सारे सेल्स के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, जैसे कि इधर यहाँ भी 80, 88, 60, 67 वहाँ पे पास आ गया, और जहाँ ही मार्क्स 50 से कम है जैसे कि 48 है तो वहाँ पे फेल लिखा गया। अब हमारे पास अगर 1000 स्टूडेंट्स का डाटा हो, जितने मर्जी स्टूडेंट्स का डाटा हो, हम एक सेल में फार्मूला लगाएंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो चंद सेकंड्स के अंदर हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट जो है वो डाटा एनालिसिस हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो इफ फार्मूला जो है हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसका एक मतलब फिर मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इफ़ लिखना है, फिर एक लॉजिकल टेस्ट लगाना है, और लॉजिकल टेस्ट के बाद आपने वो रिज़ल्ट लिखने हैं कि अगर ये मेरा लॉजिकल टेस्ट ठीक है तो ये रिज़ल्ट मुझे शो हो, और अगर रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं है, अगर लॉजिकल टेस्ट मेरा जो है वो फॉल्स है तो ये वाला रिज़ल्ट जो है शो हो। तो इस तरह हम इफ़ फार्मूला जो है अप्लाई ईजिली कर सकते हैं। और इसके ज़रिए ये तो एक मैंने क्लास रिज़ल्ट बनाया था, इसकी मज़ीद जो है एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2 से 3 एग्जांपल्स डिफरेंट किस्म की अप्लाई करेंगे ताकि इफ़ फार्मूला जो है हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। आज का लेक्चर जो था सिर्फ इतना सा था, नेक्स्ट लेक्चर भी आप लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स का आज 16th लेक्चर है।
आज भी हम इफ फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम 15th लेसन में हमने ये देखें इफ फार्मूले को स्टडी किया था, आज हम इफ फार्मूला की मजीद 2 एग्जांपल्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने जो ये फार्मूला अप्लाई किया था, इसमें हमारे पास 2 टेस्ट थे, एक ये देखें पास का था और एक फेल का था। अब अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि हमने 2 से ज़्यादा टेस्ट अप्लाई करने हो, तो फिर हम किस तरह इफ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये मैंने एक एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिखी है। इसको आप देखें कि हमने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करनी है क्लास में। ये स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स आगे लिखे हुए हैं और आगे अब हमने इनकी ग्रेडिंग करनी है कि किसका A+ आया है, किसका A ग्रेड आया है, और इस तरह हम उसकी D ग्रेड तक सारों को हम ग्रेड देंगे। तो उसके लिए हम इफ फार्मूला किस तरह लिखेंगे। अब हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि 80 और 80 से प्लस जिसके मार्क्स हैं उसका हम A+ ग्रेड देंगे, 70 और 70 से प्लस वाले को A ग्रेड, इसी तरह 60, 60 और 60 से अबव वाले को B ग्रेड मिलेगा। 50 मार्क्स और 50 से अबव वाले जो हैं और 60 के दरमियान इन्हें हम C ग्रेड देंगे, और 40 और 50 के दरमियान जो है इन्हें हम D ग्रेड दिया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे, उसके लिए आप देखें कि हमने वही इसका सिंटेक्स है कि इक्वल, फिर लॉजिकल टेस्ट लिखना है, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इक्वल लिखा, इक्वल के बाद आ जाएगा अब हमारे पास इफ, ब्रैकेट क्लोज, हमने इस सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो आ गया H7। अब हम लॉजिकल टेस्ट है हमारा कि हमारी वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, यानी 80 या 80 से हमारी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन हो, तो हमने स्टूडेंट को जो ग्रेड देना है वो है A+। इन्वर्टेड कॉमा लगाया पहले और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर A+ लिख लिया। ये हमारा आ जाएगा पहला लॉजिकल टेस्ट। अब हम दोबारा कॉमा लगाएंगे और सेकंड हम इसमें क्योंकि हमने 2 से ज़्यादा जब हमने इधर लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं तो हम हर लॉजिकल टेस्ट के लिए हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉमा लगा के दोबारा इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट में, फिर वही सेल यूज़ किया। अब इसकी वैल्यू हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो 70 से, तो अब उसका जो ग्रेड आएगा वो है A। तो अब इन्वर्टेड कॉमास में हमने A लिख दिया। अब फिर हम कॉमा लगाया और नया इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। उसमें हम ये लिखेंगे कि अगर हमारे इस सेल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो 60 के, तो फिर हमारा जो ग्रेड आ जाएगा वो आएगा B। मजीद हम फिर लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला, ब्रैकेट, अब सेल सेलेक्ट किया कि अब अगर हमारे पास जो इधर अगर वो, क्योंकि फॉर्मूला उसके ऊपर आ गया, हम इधर सेल का नंबर लिख भी सकते हैं। इफ ये जो H7 है हमारे पास, H7 हमने लिख दिया, ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, 50 के, 50 लिखा, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आए C ग्रेड। अब हमने कॉमा डाल के और इन्वर्टेड कॉमास में C लिख दिया। और लास्ट में है कि अगर इफ ब्रैकेट में हमारा जो H7 सेल है ये ग्रेटर देन या इक्वल हो 40 के, तो फिर कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिख दिया कि उसका ग्रेड आना चाहिए D। अब देखें, अब आपने सारी ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। जितने भी आपने फार्मूलाज में इफ लगाया है उतने आपने ब्रैकेट्स एंड पे डालने हैं। हमारे जो यूज हुआ है वो है 1 2 3 4 5 हमने इफ जो है वो फार्मूलाज यूज किए हैं, तो हम एंड पे ब्रैकेट को भी 5 जो है ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। एंटर करें तो आप देखें कि आपके पास इधर जो ग्रेड है, चूंकि फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 80 से अबव है, तो देखें ग्रेड जो है A+ आ गया। अब हम इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो अब आप देखें कि हर स्टूडेंट के सामने जो है वो नंबरों के सामने उसकी ग्रेडिंग कर दी गई है। लास्ट से देखें कि इसके मार्क्स जो है 41 है, 40 और 50 के दरमियान है तो ग्रेड इसका आ गया D। 50 और 60 के दरमियान थे C आ गया, 60 से अबव थे B आ गया, 70 में थे तो A, 80 था फिर भी A+, और 80 से अबव थे तो फिर भी A+ ग्रेड आ गया। यानी कि हमारा जो हम फॉर्मूला लगाना चाहते थे वो बिल्कुल ठीक लग गया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जितने मर्जी हों तो हम सेम फार्मूला को ड्रैग करते जाएंगे तो हमारा जो है ग्रेडिंग होती जाएगी। इसको एक मरतबा फिर क्विकली देख लेते हैं। ये फॉर्मूला बार में आए, H7 यानी कि हमने वो सेल आया हमारे पास, उस पर हमने लॉजिकल टेस्ट लगाया, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा के 80, फिर हम लगाते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने उसका रिजल्ट लिख दिया कि A+ हमारे पास आना चाहिए। फिर कॉमा आया,
फिर नेक्स्ट इफ की कमांड हमने लगाई कि अगर H7 की वैल्यू 70 हो तो फिर जो है हमारे पास रिजल्ट ए आना चाहिए, कोमा लगा के फिर नया एफ। तो इस तरह ये इधर हमने 5 लगाए थे, या 5 से ज्यादा भी जो है इसमें जो है लॉजिकल टेस्ट जो है अप्लाई करके तो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल 2 मैंने इधर बनाई है, इसमें हमने ग्रेडिंग की है और आगे रिमार्क्स दिए हैं कि अगर फर्स्ट ग्रेड आया है तो एक्सीलेंट, सेकंड ग्रेड है तो गुड, और थर्ड ग्रेड है तो नॉर्मल रिजल्ट आया है। तो उसके लिए भी अगर आप फॉर्मूला देखें इधर फॉर्मूला बार में D7 है, ये हमारे पास सेल जिसको ऊपर हमने लॉजिकल टेस्ट किया। इफ D7 में हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर D7 में हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक्सीलेंट। अगर D7 में सेकंड लिखा हुआ है उसका रिजल्ट आएगा गुड, और अगर D7 में थर्ड लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा नॉर्मल। एक बात आप यहाँ पे देखें कि इन्वर्टेड कॉमास हमने कब यूज करने हैं। इन्वर्टेड कॉमास हमने तब यूज करने हैं जब हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। जैसे ये मैंने फर्स्ट लिखा था तो इसके लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसकी वैल्यू लिखी है। एक्सीलेंट लिखा है तो उसकी वैल्यू मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है। जब भी आपने टेक्स्ट यूज करना है तो इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखना है। जबकि अगर आप इधर ग्रेडिंग वाले फॉर्मूला में देखें, जब मैंने इधर 80 लिखा है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं किए। यहाँ पे A+ लिखा है, चूंकि ये टेस्ट है, एक टेक्स्ट है, तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। तो इन्वर्टेड कॉमास जो है इसका आपने काफी ज्यादा जो है वो ध्यान रखना है। जब टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे, और जब टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो उसको सिंपली अपने नंबर की फॉर्म में लिख देना है। इस फॉर्मूले को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करें। जैसे मैंने ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, ये स्टूडेंट ग्रेडिंग की जो दोनों एग्जाम्पल हैं, आप इनको सॉल्व करें। हो सकता है फर्स्ट टाइम मिस्टेक हो, इसमें मिस्टेक ज़्यादातर सिंटेक्स की होती है कि आपने कहीं कोमा नहीं डालेंगे या इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखेंगे। तो 1-2 मरतबा आप इसको करें तो आपका जो है ये फॉर्मूला जो है आपको मुकम्मल तौर पर आप ये सीख जाएंगे और कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज का लेसन सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सेल के मजीद जो अब फॉर्मूला जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।